हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग फार्माकोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 और उसका लेक्चर नंबर 1, जिसमें आज हम लोग समझेंगे न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन, क्योंकि आगे जो भी चीजें आएंगी उसमें ये कॉन्सेप्ट लगने वाला है। क्या है ये न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन? कुछ नहीं है। ट्रांसमिशन मतलब किसी चीज का ट्रांसमिट होना, जाना, एक तरह का सिग्नल। ट्रांसमिशन मतलब एक तरह का सिग्नल। तो यहाँ पे सिग्नल की कौन सी बात हो रही है? सिर्फ इतनी बात हो रही है, मैं ऐसे खड़ा हुआ हूं और मैंने किसी गर्म चीज को छू लिया, ठीक है। मैं उधर देख रहा हूं, अचानक से मेरा हाथ गर्म प्रेस में या गर्म चीज में लग गया। मेरा हाथ विद इन सेकेंड से भी कम समय में हट जाता है। क्या हुआ? ये यहां मेरा हाथ में क्या लगा? गर्मी लगी, और ये जो गर्मी इतनी ज्यादा थी कि यहां के सेल्स डैमेज हो सकते हैं, ठीक है। तो उसको डैमेज से बचाने के लिए यहां से सिग्नल भेजा गया मेरे दिमाग में। ब्रेन ने कहा भाई हाथ हटाना है, तो ब्रेन ने सिग्नल भेजा ये वाली मसल्स को। इस मसल्स ने हाथ को पीछे पुल कर लिया। ये जो मैसेज गया नर्व से नर्व तक, दो न्यूरॉन के बीच में, न्यूरॉन समझते हो ना, जानते हो उसके बारे में, दो न्यूरॉन के बीच में ब्रेन से, अब ब्रेन से होता हो फाइनली यहां पे जो हमारी मसल्स हैं, ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज हैं, उसके पास तक। तो ये जो सिग्नलिंग का सारा सिस्टम है, यही है न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन। 5 से 6 लाइनों में, उससे पहले क्लास 11th में तुम लोग इसको क्या करते थे? डिस्क्राइब कर देते थे, लेकिन यहां पर हमको सारी चीजें डिटेल में समझनी है, ठीक है। तो आओ स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो हम समझ लें बेसिक चीजें। न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन है क्या, ठीक है ना? तो ये तो हम समझ गए क्या है, लेकिन अब बात को समझो। मीन्स नर्व्स ट्रांसमिट देयर मैसेज। जो नर्व्स हैं हमारे पास, है ना, ऐसे ऐसे पढ़ते आ रहे थे कि इस तरह की एक नर्व होती है, ठीक है, इस टाइप से, है ना, पढ़ा होगा बचपन से। ये क्या है? हमारा न्यूरॉन है। ये किसका स्ट्रक्चर है? ये न्यूरॉन का। लेकिन अब इस बेसिक स्ट्रक्चर से हमें थोड़ा सा ऊपर उठना है। ये जो नर्व है क्या कर रही है? ट्रांसमिट कर रही है मैसेज को। इसी के थ्रू मैसेज कैसे पार करता है वो सब सीखेंगे यहां पर। एक्रॉस, एक्रॉस मतलब आर पार, किसके? साइनेप्स। साइनेप्स एक तरह का क्या है? जॉइंट होता है। साइनेप्स क्या है? एक तरह का जॉइंट है। एक न्यूरॉन, फिर यहां पर क्या है? दूसरा न्यूरॉन, और यहां पे क्या निकले हुए? डेंड्राइट निकले हुए। तो यहां से यहां सिग्नल कैसे गया? इसका जो इसमें जो जॉइंट होता है, किस तरह से ये लोग सिग्नल पास करते हैं, यहां पर जो मान लो ये यहां पर आ गया, इसके बीच में जहां सिग्नल पास होता है उस हिस्से को हम लोग साइनेप्स कहते हैं। एक तरह का जॉइंट, जोड़ नहीं होता है, थोड़ा गैपिंग रहती है, देखेंगे अभी, ठीक है ना। अक्रॉस साइनेप्स एंड न्यूरो इफेक्टर जंक्शन। अब न्यूरो इफेक्टर क्या? ये तो हो गया नर्व से नर्व। अब ऐसा भी हो सकता था कि यहां पे मेरे पास क्या होती? मसल सेल्स हैं। कौन सी सेल्स हैं? मसल सेल्स हैं, और यहां से इस टाइप से सिग्नल यहां गया। न्यूरॉन से न्यूरॉन साइनेप्स होगा, न्यूरॉन से सेल्स या टिश्यू। न्यूरॉन से कहां गया? सेल्स या टिश्यू, हाथ पीछे खींचा गया। इसको हम कहते हैं न्यूरो इफेक्टर जंक्शन। क्या कह देंगे? न्यूरो इफेक्टर जंक्शन बाय द रिलीज ऑफ ह्यूमोरल। ह्यूमोरल का मतलब है केमिकल, ह्यूमोरल का मतलब केमिकल मैसेंजर। तो हो गया हमारा न्यूरो, नर्व के द्वारा केमिकल का ट्रांसमिशन, केमिकल के द्वारा जो मैसेज कैरी किया जा रहा है, तो न्यूरो ह्यूमोरल ट्रांसमिशन। क्लियर होगी बातें, ठीक है। तो अपने आप में पूरा डेफिनेशन भी है और न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन को पूरा एक्सप्लेन भी कर रहा है। अब हमको यहां पे थोड़ी सी चीजें डिटेल में समझनी है, ठीक है। ये साइनेप्स जो हमने देखा, यहां पर क्या देखा? ये साइनेप्स देखा, न्यूरो इफेक्टर जंक्शन देखा। इनको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। तो उससे पहले हमको सबसे पहले फिर वापस से क्या समझना है? न्यूरॉन को, न्यूरॉन ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो न्यूरॉन को हमको थोड़ा सा डिटेल में समझना रहेगा। तो ये देखो पूरा डायग्राम जो है न्यूरॉन का लेके आया हूं मैं, यहाँ पर डिटेल डायग्राम है, ध्यान से देखना मैं जैसे समझा रहा हूं, ठीक है, ताकि चीजें तुमको समझ में आ जाए। जब ये चीजें समझ में आ जाएंगी तो बहुत ही मजा आएगा इसको पढ़ने में। आओ देखते हैं। तो देखो जरा यहां पर क्या है। ये तो हो गया इसका क्या? ये वाला हिस्सा, ये एक न्यूरॉन है। ये इसका क्या हो गया है? हेड हो गया, सिर हो गया, इसकी ये निकली हुई पूंछ, ठीक है, पूंछ आखिरी में जाके ये इसके क्या है? एंड। क्लियर है बातें? अब जरा गौर से देखो, ये एक रेड वाला, ये एक न्यूरॉन है, ठीक है, और बाद बाकी सब दूसरे न्यूरॉन है, ठीक है। इसके सर की बात करें तो इसके सर में जो मेन हिस्सा होता है
ठीक है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टोमा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टोमा कह देते हैं, ठीक है। और यहां से जो इसकी गर्दन टाइप की निकली हुई रहती है इसे हम एक्सॉन या हिलॉक कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सॉन या हिलॉक कहते हैं। अब जो इसका मेन ये हेड वाला पार्ट है, क्या है ये मेन हेड वाला जो इसका पार्ट है, इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है जरा गौर से देखते हैं। एक तो इसके अंदर क्या होने वाला है, ये बीच में क्या है, न्यूक्लियस तो होगा ही होगा, ठीक है। अब न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता ही होता है, पढ़ चुके हम लोग। अब ये मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये इसकी क्या होगी, मेम्ब्रेन होगी। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हम पढ़ चुके हैं, ये सब चीजें होती है इसके अंदर। इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी मौजूद होता है। इसके अंदर ये ट्यूब्यूल टाइप के निकले हुए हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है। अब देखो साइनेप्स, ये देख लो, ये किसी दूसरे न्यूरॉन्स के आकर के, ठीक है, ये देखो, ये इसका क्या है, मैं दिखाना चाह रहा था यहाँ पे, ये देखो, ये क्या है, इसके डेंड्राइट्स, ये जो इसके इस तरह से निकले रहते हैं ना, हेयर टाइप स्ट्रक्चर जो मैं दिखा रहा था, ये इस टाइप से, ये हेयर टाइप के स्ट्रक्चर जो निकले रहते हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स कहते हैं। अब इसके डेंड्राइट्स हो सकता है किसी दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से, देखो दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट रखे, ये फ्री है और इसने आके यहाँ पे जोड़ बना लिया, इसने आके यहाँ पे जोड़ बना लिया, इसने आके यहाँ पे जोड़ बना लिया। एक ही नहीं होता, कई सारे होते हैं, ठीक है ना। तो देखो जॉइंट बन रहा है ये। एक तरीका तो ये हो गया क्या, कि ये इसके डेंड्राइट दूसरे के डेंड्राइट से आके चिपक जाएंगे और यहां पर इनका क्या होगा, सिग्नल का मैसेज आदान प्रदान होगा। कैसे होता है वो सीखेंगे आगे, अभी समझो, कॉन्सेप्ट समझते हैं अभी। ऐसा भी हो सकता है कि दूसरे का न्यूरॉन का डेंड्राइट आकर के डायरेक्ट आकर के इसकी बॉडी, इसकी जो मेन हेड है उस पर आकर के चिपक जाए, ठीक है। ऐसे भी सिग्नल का मैसेज कैरी होता है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये चीज तुमको समझनी है कि डेंड्राइट चिपक सकता है, या फिर ये जो चीज है एक्चुअली, ये वाले जो टर्मिनल्स हैं, ये डेंड्राइट ना होकर के इसका, ये तो डेंड्राइट हो गया, ये जो दूसरे न्यूरॉन का है ये चीज है, दिस इज साइनेप्टिक नोब कहते हैं इसे हम लोग। क्या कहते हैं, साइनेप्टिक नोब, जो आकर के, साइनेप्टिक मतलब जॉइंट, नोब मतलब एक गांठ-नुमा चीज जो आकर के दूसरे न्यूरॉन से क्या करेगी, जॉइंट बनाएगी। तो एक का डेंड्राइट, दूसरे का साइनेप्टिक नोब, एक की सेल बॉडी, दूसरे का साइनेप्टिक नोब, इस तरीके से क्या हो सकता है, इनके बीच में जॉइंट हो सकते हैं। और इन जॉइंट्स को ही फाइनली जो जंक्शन आ गया, यहां पे जॉइंट आ गया, इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, साइनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, साइनेप्स, जॉइंट। अब इसको भी डिटेल में लेंगे। इसको अगर हम डिटेल में देखें, इस जॉइंट को अगर हम डिटेल में देखें तो ये देखो ऐसा रहता है, ये हो गया साइनेप्टिक नोब और ये रेड वाला, ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से बीच में हल्का सा गैप रहता है, और कई बार गैप नहीं भी रहेगा, दोनों केस समझेंगे। तो ये हल्का सा गैप रहता है और इस जंक्शन में यहीं पर क्या होता है, ग्रीन ग्रीन क्या है, केमिकल है, जो यहां से यहां ट्रांसफर कर दिए जाते हैं और मैसेज पहुंच जाता है। तो फिलहाल हम वापस से आते हैं, अपना न्यूरॉन समझ रहे थे, तो उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, साइनेप्स समझ में आ गया, जॉइंट होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, इसके अंदर गोल्गी बॉडी पाई जाती है, राइबोसोम पाए जाते हैं इसके अंदर। ये कई बार डायग्राम आ सकता है, पूछा सकता है कि इसके अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। पॉलीराइबोसोम, राइबोसोम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसी को हम निसेल्स बॉडी भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें इसके अंदर मिलेंगी। अब साइनेप्टिक नोब की बात करें और इसके जंक्शन की बात करें तो देखो इसके अंदर क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स है, माइक्रोट्यूब्यूल, न्यूरोफाइब्रिल्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स, केमिकल्स पाए जाते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स, केमिकल्स जो ट्रांसमिट करने में हेल्प करेंगे। और दूसरी जगह क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं। अब बॉडी से निकलती है इसकी एक लंबी सी पूंछ जैसी चीज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सॉन। ये जो रेड वाला पार्ट है, ठीक है, ये क्या है, एक्सॉन। एक्सॉन के ऊपर कई बार एक कवरिंग सी रहती है। क्या रहती है, कवरिंग रहती है। इस कवरिंग को हम लोग क्या कहते हैं, माइलिन शीथ कहते हैं, ठीक है ना। माइलिन शीथ, शीथ मतलब होता है कवरिंग, शीथ मतलब कवर, और माइलिन नाम दिया गया है। इसी माइलिन शीथ को हम लोग स्वैन सेल भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, स्वैन सेल्स, ठीक है ना। और ये देख लो ग्रीन ग्रीन, ये इस स्वैन सेल के न्यूक्लियस है। बात समझ में आ रही है। ये एक्सॉन, ये उसके ऊपर की कवरिंग को क्या कहते हैं, माइलिन शीथ। माइलिन शीथ लगातार नहीं रहती है, एक माइलिन शीथ की कवरिंग, थोड़ा गैप, एक माइलिन शीथ की कवरिंग, थोड़ा गैप, एक माइलिन शीथ की कवरिंग। अब इनके बीच में जो गैपिंग आ जाती है, इस गैपिंग को हम लोग कहते हैं नोड ऑफ रेनवायर। क्या कहते हैं, नोड ऑफ रेनवायर। और जहां पर जाकर के ये इसका एंड होता है उसको हम कहते हैं एक्सोनल टर्मिनल। ये क्या था, एक्सॉन था, एक्सॉन का अंत टर्मिनल, टर्मिनल मतलब एंड होता है, तो एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है। उसके बाद ये साइनेप्टिक नोब आ जाएंगे हमारे पास, और ये दूसरे वाले का क्या होगा, डेंड्राइट होगा।
ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, ये स्ट्रक्चर है, इससे कोई बेटर तुमको मिलता है तो कर सकते हो। ये मैंने डिटेल इसलिए बनाया कि हम देख सकते हैं कि एक्सॉन के अंदर भी माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल जो हमने पढ़ा था ना सेल स्ट्रक्चर में, ये माइक्रोफिलामेंट माइक्रोट्यूब्यूल तो हर जगह पाए जा रहे हैं। ठीक है, ये हेल्प करते हैं, इनका मेन स्ट्रक्चर काम होता है सेल को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाना, ढांचा प्रोवाइड करवाना। तो इस तरीके से ये हमारा एक्सॉन होता है, तो सॉरी ये हमारा न्यूरॉन होता है। और किस तरीके से देख रहे हो, दूसरा न्यूरॉन आके इससे चिपकता है सिग्नल देने के लिए, यानी कि दूसरे न्यूरॉन का जो साइनेप्टिक वो होगा नोब, वो आकर के इससे जुड़ता है और अपना सिग्नल साइनेप्स के अक्रॉस मैसेज को कैरी करवाता है। बात समझ में आ रही है? तो एक न्यूरॉन में क्या क्या पार्ट होते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, ये जाननी बहुत जरूरी है। क्लियर है बातें? आगे आते हैं। अब देखो समझते हैं, अब ये आ गया हमारे पास उसका साइनेप्स वाली बात है। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या है, ये क्या है मैंने बताया साइनेप्टिक नोब होते हैं। ये क्या है, साइनेप्टिक नोब। डायग्राम समझ लोगे, पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। अब देखो एक न्यूरॉन आया, वो उसकी बॉडी पे आके दूसरी की बॉडी पे आके उसका साइनेप्टिक नोब आके दूसरी की बॉडी पे चिपक गया, ऐसे भी हो सकता था। अब इसको हम गौर से देखेंगे तो ये वाला पार्ट और ये नीचे वाले का पार्ट, ऊपर से सिग्नल यानी कि यहां से सिग्नल आ रहा है, ये देखो सिग्नल आया, सिग्नल आया, ठीक है, और इस वाली बॉडी को दे दिया गया सिग्नल। फाइनली यहां पर, यहां से सिग्नल यहां किस रूप में आता है, ये देख रहे हो, ये छोटे छोटे गोले, ये केमिकल्स हैं। ये क्या है, केमिकल्स हैं। इन ये केमिकल्स यहां पे रिलीज कर दिए जाते हैं इस गैप में। इन केमिकल को दूसरे वाले यानी कि इसके यहां पर क्या लगे होते हैं, ये रिसेप्टर लगे होते हैं। जैसे इस केमिकल को, ये केमिकल इस रिसेप्टर में आता है, इसको क्या मिल गया, सिग्नल मिल गया, सोचता है हाँ सिग्नल आ गया, और उसको आगे पास कर देगा। अब साइनेप्स दो तरीके के होते हैं। कैसे होते हैं, दो तरीके के, ध्यान रखना। साइनेप्स आर टू टाइप्स, टू टाइप्स साइनेप्स। एक होता है केमिकल साइनेप्स, जिसकी हम ये बात कर रहे थे, इसी के बारे में पूरी डिटेल लेंगे क्योंकि ज्यादातर यही होता है। इसमें बीच में गैप रहता है, ठीक है, ऊपर वाले से, ठीक है, जहां से सिग्नल आ रहा है उसे कहते हैं प्री साइनेप्टिक टर्मिनल कह देते हैं। क्या कह देते हैं, प्री साइनेप्टिक। प्री मतलब साइनेप्स से पहले और पोस्ट मतलब साइनेप्स के बाद वाला टर्मिनल। तो यहां से सिग्नल आया, एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं, सब सीखेंगे हम लोग। केमिकल रिलीज हुआ, इसने रिसीव किया और सिग्नल को आगे भेज दिया, ठीक है। तो इस तरीके से। और दूसरा होता है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में क्या है, डायरेक्ट केमिकल नहीं होगा, यहां कोई जो सिग्नल आया, इलेक्ट्रिकल सिग्नल आ रहा है, ठीक है, वो डायरेक्ट यानी कि सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को पार करने के लिए हमें जॉइंट चाहिए। तो यहां पर इसके चैनल के साथ क्या हो रखे हैं, जुड़ रखे हैं, देखो है ये जुड़े हुए हैं। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल वाला यानी कि इलेक्ट्रिकल साइनेप्स होगा, उसमें क्या है, जॉइंट मतलब गैप तो है लेकिन इनके रिसेप्टर आपस में जुड़े हुए रहते हैं। यहां पे पूरा पूरा क्या रहेगा, गैप रहता है। इसीलिए टू टाइप्स ऑफ साइनेप्स, केमिकल साइनेप्स और इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, ठीक है। तो केमिकल साइनेप्स को हम लोग डिटेल में लेने वाले हैं यहां पर। आओ आगे आते हैं। ये तो हो गया एक न्यूरॉन से, ये वाला न्यूरॉन है, ठीक है, न्यूरॉन। तो ये हो गया प्री पहले वाला और ये हो गया पोस्ट, ठीक है ना। इसीलिए इसका जो अंत है, इसका जो अंत आया यहां पर, इसके अंत को बड़ा करके देखें तो प्री साइनेप्टिक, और इसका यहां पे हेड ले लो, चाहे इसका डेंड्राइट ले लो, तो ये हो गया पोस्ट साइनेप्टिक। तो इस तरीके से क्या होगा, ये न्यूरॉन टू न्यूरॉन, ये साइनेप्स कहां होता है, ये होता है न्यूरॉन टू न्यूरॉन। बात समझ में आई, न्यूरॉन टू न्यूरॉन। तो न्यूरॉन टू न्यूरॉन हमारे पास क्या रहते हैं, साइनेप्स रहते हैं, और इसी को हमको डिटेल में पढ़ना भी है। लेकिन एक चीज और थी, न्यूरो इफेक्टर जंक्शन। अबे न्यूरो इफेक्टर मतलब न्यूरॉन टू न्यूरॉन करके फाइनली ये वाले न्यूरॉन क्या होंगे, अल्टीमेटली मेरे ऐसे किसी स्किन से, ऑर्गन से ऐसे चिपके होंगे, और उस ऑर्गन को क्या करेंगे, सिग्नल भेजेंगे। तो वहां पर जो जॉइंट बनता है, आओ देखें जरा, ये देखो, ये अब यहां पर क्या है, सारी चीजें सेम है। यहां पर क्या है, ये इसको हम ऐसे बना लें अगर, ठीक है, यहां से सिग्नल आ रहा है, सिग्नल आया और ये यहां चला गया। अब यहां पर क्या है, सबसे बेस्ट जो एग्जांपल होता है अपना मसल्स का होता है। दीज आर मसल सेल्स, मसल सेल। ये सिग्नल आ रहा है, यहां से सिग्नल आया और अल्टीमेटली यहां पर क्या है, ये देख लो गांठे गांठे जैसी दिख रही है ना, ये नोब गांठे गांठे जैसे दिखाई दे रही है। इन नोब्स को हम लोग कहते हैं क्या है,
इसको हम लोग कहते हैं वेरिकोसिटी। ये जो ऐसे नोब बने हुए हैं, ये वाले नोब, इनको हम कहते हैं वेरिकोसिटीज, ठीक है ना। ये जैसे वहां पर पीछे क्या था, यहां पर पीछे क्या था, इस तरह के एंड होते थे, यहां पर अब इस तरह के एंड ना होकर के, क्योंकि हमको पूरी मसल्स में सिग्नल भेजने हैं, तो इस तरह की पूरी चेन नुमा पूरे में फैला रहता है। ये वेरिकोसिटीज पूरे में फैले रहेंगे। इन वेरिकोसिटीज के अंदर वेसिकल कंटेनिंग न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है ना। जैसे कि यहां पर ये क्या है, वेसिकल, वेसिकल का मतलब होता है पाउच, लिख लो पाउच, जिसके अंदर ये केमिकल भरा हुआ है, जिसके अंदर क्या है, ये केमिकल भरा हुआ है, ये केमिकल यहां रिलीज होता है। उसी तरीके से हमारे पास ये क्या है, वेरिकोसिटीज है, इसके अंदर ये केमिकल भरे हुए हैं, जिनको हम लोग न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। केमिकल जिसके जो ट्रांसमिट करने में हेल्प करेगा। यही न्यूरोट्रांसमीटर जब सिग्नल आता है तो क्या होता है, रिलीज होता है, और जब केमिकल बाहर आ जाता है तो इन मसल सेल्स के ऊपर ये क्या लगे होते हैं, रिसेप्टर्स लगे होते हैं, मसल सेल्स, है ना। इफेक्टर सेल कह लो, यहां पर इफेक्टर सेल, इसको यही मान लो, दीज आर द मसल सेल्स, और यहां पर इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इफेक्टर सेल, जिसके ऊपर इफेक्ट होगा, जिसके ऊपर असर होगा, उसके ऊपर रिसेप्टर लगे होते हैं रिसीव करने के लिए। अच्छा केमिकल आ जाओ, अच्छा ये केमिकल आ गया, चलो काम करना स्टार्ट करो, ठीक है ना। तो जैसे यहां से केमिकल आया, अब देखो हर एक सेल पे हमें क्या चाहिए, केमिकल चाहिए, इसीलिए पूरे में फैले रहते हैं ये। तो यहां पर साइनेप्टिक नॉब ना होकर के क्या होते हैं, वेरिकोसिटीज, जिसके अंदर केमिकल्स भरे होते हैं, और इनके अंदर से केमिकल रिलीज होकर के जो हमारे सेल्स होते हैं, ऑर्गन होते हैं, टिश्यूज होते हैं, उनके ऊपर रिसेप्टर लगे होते हैं। ये केमिकल यहां जाते हैं, ये रिसेप्टर रिसीव करते हैं, और जिस तरह का सिग्नल होता है वो उस तरीके का आगे मैसेज को कैरी करते हैं। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है बातें। वेरिकोसिटीज ऑर्गन, सेल्स और टिश्यूज के लिए, ठीक है ना। और न्यूरॉन टू न्यूरॉन, न्यूरॉन टू न्यूरॉन, ये क्या है, न्यूरॉन टू न्यूरॉन, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा हमारे पास, न्यूरॉन टू इफेक्टर सेल, इफेक्टर सेल अब्लिक टिश्यू बोल लो, ऑर्गन कह लो, है ना। किसके ऊपर जाकर के असर कर रहा है, तो वहां पे कुछ हमें ऐसा जंक्शन मिलने वाला है। तो मेरी समझ से चीजें क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहले हमें क्या समझना था, सबसे पहले हमें समझना था न्यूरॉन का कॉन्सेप्ट इन डिटेल, कि न्यूरॉन क्या है, साइनेप्स क्या होता है। साइनेप्स पढ़ने के बाद हमने देखे साइनेप्स एक होता है न्यूरॉन से न्यूरॉन्स के बीच में, जिसको हम लोग साइनेप्स बोल देते हैं, ये भी दो टाइप के होते हैं। फिर हमने देखा कि न्यूरॉन से डायरेक्ट सेल के पास सिग्नल पहुंचाने का क्या सिस्टम है। तो दो तरीके से हम लोग कह सकते हैं ये क्या है, सिग्नल पहुंचाए जाते हैं न्यूरॉन से न्यूरॉन और न्यूरॉन से सेल की तरफ। अब आगे आते हैं, यहां तक बात क्लियर है तो पढ़ने में मजा आएगा। अब चीजें जिनको यहां तक बातें क्लियर नहीं हुई हैं, वीडियो को पॉज करके वापस रिवाइज करें, ठीक है, जिससे कि आगे अब हम लोग फटाफट करते चले जाएंगे। देयर आर मैनी ह्यूमोरल ट्रांसमीटर्स, ट्रांसमीटर्स मतलब केमिकल्स, ट्रांसमीटर्स मतलब केमिकल। ट्रांसमीटर क्या है, यहाँ पे आप सिग्नल किससे भेजा जाएगा, केमिकल से। ह्यूमोरल मतलब केमिकल ट्रांसमीटर, सॉरी ये केमिकल नहीं, केमिकल ये है, केमिकल ट्रांसमीटर, केमिकल के द्वारा ट्रांसमिट करना। तो कह रहा है यहाँ पे बहुत सारे केमिकल ट्रांसमीटर है, आर नाउ नोन, पहले नहीं जानते थे, हमारी बॉडी में बहुत सारे केमिकल ट्रांसमीटर होते हैं, ये बात हमको पता चल गई है। एग्जाम्पल एसिटाइल कोलिन, डोपामाइन, गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड गाबा कहते हैं, ग्लूटामेट, हिस्टामिन, नॉरएपिनेफ्रिन एंड सीरोटोनिन एटसेट्रा आर नाउ नोन। अब ये सारी चीजें हमको पता है, क्लियर है बातें, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। टू बी ए न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमीटर अ सब्सटेंस मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग क्राइटेरिया, ठीक है। एक न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमीटर, ठीक है, टू बी अ न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमीटर, एक न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमीटर होने के लिए एक सब्सटेंस को मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग क्राइटेरिया, ये सारे क्राइटेरिया से फॉलो करने हैं। इट शुड बी प्रेजेंट इन द प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, है ना। इसको कहां पे होना चाहिए, प्री साइनेप्टिक, यहां पर इसको प्री साइनेप्टिक में मौजूद होना चाहिए, ठीक है। यूजुअली अलॉन्ग विद एंजाइम सिंथेसाइजिंग इट, और किसके साथ होना चाहिए, यहां पर जो एंजाइम इसको बना रहा है वो एंजाइम भी यहां मौजूद होगा। आगे आते हैं, इट शुड बी रिलीज इन द मीडियम फॉलोइंग नर्व स्टिमुलेशन, ये वहां पर रिलीज हो जाना चाहिए नर्व स्टिमुलेशन के बाद, यानी कि जब नर्व स्टिमुलेट हो गई है, स्टिमुलेट मतलब
एक तरह से इसको सिग्नल पहुंचाना है ना, सिग्नल आ रहा है, सिग्नल का क्रिएट होना स्टिमुलेशन कहलाता है। सिग्नल क्रिएट होना क्या है? सिग्नल क्रिएट होना क्या कहलाता है? नर्व स्टिमुलेशन कहलाता है, ठीक है ना। सिग्नल का क्रिएट होना नर्व स्टिमुलेशन कहलाता है। और कह रहा है कि जब नर्व स्टिमुलेट होगी, सिग्नल क्रिएट हो चुका है, तो आगे अब एक से दूसरे में सिग्नल कैसे पहुंचेगा? उस केस में सिग्नल क्रिएट होने के बाद इसका रिलीज होना जरूरी है, ये रिलीज होना चाहिए, तभी एज अ न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमीटर की तरह काम कर पाएगा। इट्स एप्लीकेशन शुड प्रोड्यूस रिस्पॉन्सेस आइडेंटिकल टू दोज प्रोड्यूस्ड बाय नर्व स्टिमुलेशन, ठीक है ना। इसकी एप्लीकेशन जो है प्रोड्यूस रिस्पॉन्सेस, इसका सेम वैसा ही रिस्पॉन्स होना चाहिए जैसा कि प्रोड्यूस किया जाता है नर्व स्टिमुलेशन के द्वारा। इट्स इफेक्ट शुड बी एंटागोनाइजिंग और पोटेंशिएटेड बाय अदर सब्सटेंसेस, इसके जो इफेक्ट को एंटागोनाइज मतलब रोका जाना और पोटेंशिएटेड मतलब बढ़ाया जाना, इसके इफेक्ट को कम करा जा सके, बढ़ाया जा सके बाय अदर सब्सटेंसेस विच सिमिलरली ऑल्टर इफेक्ट ऑफ नर्व स्टिमुलेशन, ठीक है ना। जो सब्सटेंस हैं जो ऑल्टर कर सकते हैं नर्व स्टिमुलेशन के इफेक्ट को, ठीक है ना, तो वो इसके इफेक्ट को क्या कर सकें, ये मतलब सीधे सा कहने का मतलब है इसके इफेक्ट को रोका जा सके और बढ़ाया जा सके, ये भी प्रॉपर्टी इनके अंदर होनी चाहिए। तो ये बात समझ में आ रही है, एक न्यूरॉन की प्रॉपर्टी के बारे में सारी बातें यहां तक क्या होगी अपने पास डिस्कस हो गई। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? ओके, तो चलो अब आगे आते हैं हम लोग कि न्यूरॉन्स की सारी बातें होगी, हमको समझ में आ गई। अब हम लोग आगे जरा बात पढ़ लेते हैं। इस लेक्चर का बेटा जो एंड होगा ना वो बहुत जरूरी है उसमें हम थोड़ा सा ब्रेन की बातें करेंगे, ठीक है। पहले इसको समझ लें, फिर समझेंगे कि चैप्टर का एंड क्यों जरूरी है। तो इस लेक्चर का एंड जरूर देखना, ठीक है ना। एंड मतलब इस लेक्चर में जो अंत में एक चीज बताऊंगा मैं, वहां से एक बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में चीजें सेट होंगी, और वो चीज क्या होगी वो अंत में समझ में आएगा। पहले हम यहाँ पे पूरी प्रोसेस को समझते हैं। तो देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, स्टेप्स इन न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन। तो ये स्टेप यहाँ पे मैंने 7 लिखे हैं, 7 नहीं है, बेसिकली 5 स्टेप में तोड़ा गया है लिखने के पर्पज से, थ्योरी के पर्पज से 5 स्टेप है। अब समझते हैं हम लोग कि अगर एक्चुअल देखें तो क्या होता है। एक्शन पोटेंशियल रीचेस प्री साइनेप्टिक टर्मिनल। अब ये एक्शन पोटेंशियल बार बार आएगा, तो एक्शन पोटेंशियल का मतलब सिंपल सी बात होती है जनरेशन, यानी कि इंपल्स, नर्व इंपल्स। क्या होता है? नर्व इंपल्स, यानी कि जो इंपल्स जनरेट हो चुकी है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्शन पोटेंशियल। ये आ रही है, ठीक है, ये क्या है? एक्सॉन है। ये क्या है? एक्सॉन। ये आ गया अपना साइनेप्टिक नोब, दिख रहा है साइनेप्टिक नोब? साइनेप्टिक नोब क्लियर है? ओके। सेकंड क्या हो जाएगा? अब यहां पे कुछ बातें तुम लोगों को समझ में नहीं आएंगी, जैसे डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, ये बातें अभी आगे जस्ट आने वाली हैं, तो फिलहाल मैं बताता हूं। डीपोलराइजेशन ऑफ प्री साइनेप्टिक टर्मिनल ओपन आयन चैनल। डीपोलराइजेशन का मतलब हो जाएगा एक्टिव होना एक तरह से। डीपोलराइजेशन का मतलब क्या है? कोई चीज, जब नर्व की बात करेंगे तो डीपोलराइजेशन मतलब कोई चीज एक्टिव हो गई। जैसी सिग्नल यहां आता है, यहां पर ना इस तरीके से ये ना चैनल्स होते हैं, और इन चैनल से हमारा कैल्शियम 2+ आयन अंदर आना स्टार्ट हो जाता है। कैल्शियम 2+ आयन अंदर आएगा। कैल्शियम 2+ आयन ट्रिगर्स द रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर फ्रॉम वेसिकल्स। ये देखो, ये वेसिकल्स हैं, ये वेसिकल्स हैं, ठीक है, ये वेसिकल्स हैं। ये जो वेसिकल्स हैं, पाउचेस हैं, अभी ये क्या है? इंटैक्ट पाउचेस हैं, एकदम सही सलामत पाउचेस हैं। इनके अंदर केमिकल भरा हुआ जो अभी दिख नहीं रहा, ठीक है ना। ये जो वेसिकल्स हैं, पाउचेस हैं, ये जैसे यहां पर आता है, इस पाउचेस की जो मेम्ब्रेन होती है ना, उसको वो लूज करना, मतलब एक तरह से कह दो डिफ्यूज करना या गलाना स्टार्ट कर देगा, तोड़ना स्टार्ट कर देगा। और ये जब टूटने की बारी आती है, ये क्या करते हैं? आते हैं और जो इसकी जो एंडिंग होती है, इस एंडिंग में आकर ये क्या क्या कर जाते हैं? फ्यूज कर जाएंगे इस टाइप से। ये फ्यूज करेंगे और इसके अंदर का भरा हुआ केमिकल ये बाहर आ जाता है। तो कैल्शियम 2+ आयन ट्रिगर द रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर फ्रॉम वेसिकल। ये वेसिकल्स हैं, पाउचेस हैं जो यहां भरे होते हैं, जिनके अंदर केमिकल है। वेसिकल्स क्या? जिनके अंदर केमिकल हो गया। अब जो केमिकल बाहर निकल के आ गया है, न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड्स टू द रिसेप्टर साइट ऑन द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये जो है यहां पर मेरे पास, ये वाली, दिस इज द पोस्ट साइनेप्टिक, अगली वाली मेम्ब्रेन है। इसमें ये क्या लगे हुए हैं? रिसेप्टर्स लगे हुए हैं।
क्या लगे हुए हैं, रिसेप्टर लगे हुए हैं। ये केमिकल यहां से निकला, ये रिसेप्टर ने यहां पे रिसीव कर लिया। अब ये रिसेप्टर्स क्या है, आगे की तरफ सिग्नल को भेजेंगे, यानी कि ये देख लो प्लस माइनस प्लस माइनस। ये प्लस माइनस मतलब यहां पर क्या, इंपल्स क्रिएट हो गई। क्या क्रिएट हो गई, अगले वाले में इंपल्स जनरेट हो गई। ये पूरी प्रोसेस अभी समझ में आ जाएगी, ठीक है। फिर मैं एक बार पूरा पढ़ा दूंगा, फिर इस डायग्राम को समझाऊंगा दोबारा से। तो यहां पर ये इंपल्स क्रिएट हो गई, अभी आगे चली गई। अब सवाल ये आता है, यहां पर जो केमिकल था ये जिसने ये इंपल्स क्रिएट कर दी, इसका क्या होगा। ये भी तो रह गया ना, ये अब तक पढ़ा ही नहीं। 11th में केवल यहां तक पढ़ते थे कि हाँ इंपल्स क्रिएट हो गई। अब क्या होगा, ओपनिंग एंड, अच्छा ये हो गया ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ चैनल्स कॉजेस चेंज इन द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब जो चैनल क्या होगा, बार बार ओपन बंद होंगे, तो यहां से क्या हो रहा है, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यहां पे क्या हो रहा है, सिग्नल क्रिएट हो गया। अब सिग्नल तो मेरा क्रिएट हो गया, अब वापस से इसको क्या करना है, जो मेरे यहां पे केमिकल है, अब एक्शन पोटेंशियल प्रोपगेट्स थ्रू द नेक्स्ट सेल। अब ये एक्शन पोटेंशियल क्या हो गया, इस वाले के पास आ गया है। ये बीच में क्या है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ये बीच में गैप होता है दो के बीच में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लेफ्ट बोलते हैं। दो के बीच का गैप साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है। अब देखो 7th में क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर इज इनएक्टिवेटेड। अब जो यहाँ पे ये न्यूरोट्रांसमीटर आ गए थे, ये क्या हो जाएंगे, इनएक्टिवेट हो जाएंगे और ट्रांसपोर्टेड बैक, या ये वापस से अंदर की तरफ आ जाएंगे, ठीक है, इनटू प्री साइनेप्टिक टर्मिनल। और इस तरीके से ये यहाँ पे केमिकल खत्म हो जाते हैं और सिग्नल मेरा यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से पूरी प्रोसेस, सिग्नल आया बना, अगर ये केमिकल अगर लगातार यहां रह गए तो सिग्नल लगातार बनता रहेगा। तो ये वापस से ट्रांसमीटर क्या होते हैं, अंदर आ जाते हैं और ये अंत हो जाता है एक सिग्नल का। तो क्रिएट होना, यहां से आया, पीछे से इंपल्स आया, केमिकल को यहां रिलीज करवाया और ये केमिकल का वापस से बैक हो जाना या खत्म हो जाना, यही इस सिग्नल का अंत होता है। यही पढ़ेंगे हम आगे हम, ठीक है। क्लियर है, चलें आगे फटाफट स्टार्ट करें। ओके, तो हम लोग चलते हैं आगे। इंपल्स कंडक्शन, तो सबसे पहला पॉइंट आता है यहां पर, ठीक है ना। यानी कि मैं बता दूं, हमारे पास हेडिंग क्या स्टार्ट हो गया है, स्टेप्स इन न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन। स्टेप्स इन न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन, इसमें ये डायग्राम से थ्रू मैंने समझाया कि अल्टीमेटली होने क्या वाला है और हम लोग क्या सीखने वाले हैं। अब आप देखते हैं यहां पर इंपल्स कंडक्शन, किस तरीके से इंपल्स जो है वो कंडक्ट होती है। तो देखो मैं तुम लोगों को बता दूं यहां पर क्या है, छोटा सा डायग्राम लेते हैं, पहले डायग्राम समझ लें फिर वहां पे पढ़ेंगे तो मजा आएगा। ये देखो, ये जो पार्ट है ना, ये एक्सॉन है। क्या है ये, एक्सॉन। ये जो है, दिस इज द पार्ट ऑफ एक्सॉन, ठीक है ना। इसको अगर पूरा खींच दूं मैं तो ये आगे इस तरीके से, ठीक है ना, और ये आगे इस तरीके से। बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। तो फिलहाल क्या है, मैं अभी से ये बात समझ में आ गई तो इसको फिलहाल मैं अभी इरेज कर देता हूं ताकि चीजें अच्छे से समझ में आए। तो हमने ये उसका एक पार्ट ले लिया। अब देखो होता क्या है, अच्छा ये मैंने उल्टा बना दिया, इसको यहां बनाना चाहिए, इसके डायग्राम के हिसाब से इसको यहां बनाना चाहिए, क्योंकि सिग्नल यहां से आ रहा है, ठीक है ना। तो अब देखो होगा क्या, जब ये रेस्टिंग स्टेज में है, किस स्टेज में है, रेस्टिंग स्टेज में है, ठीक है। जब ये रेस्टिंग स्टेट में है, अरे भाई चलो इसको हाथ से इरेज करते, यहां से इरेज कर देते हैं। ओके, आओ देखें जरा। जब ये रेस्टिंग मतलब अभी कोई भी सिग्नल नहीं है, तो देखो इनकी मेम्ब्रेन पर ना सोडियम पोटेशियम पंप पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप। इनका बड़ा रोल रहता है, पंपिंग की जरूरत पड़ेगी, कैसे जरूरत पड़ती है बता रहा हूं मैं। और नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, जो सोडियम प्लस होता है, ठीक है, ये मेम्ब्रेन है, सोडियम और पोटेशियम के लिए इनकी परमिबिलिटी मतलब ये आ जा सकते हैं। पोटेशियम के लिए मोर परमिएबल होता है और सोडियम के लिए लेस परमिएबल होता है। परमिएबल मतलब कम सोडियम, यानी कि 3 पोटेशियम बाहर आते हैं तो 2 पोटेशियम अंदर जाएंगे। तो पोटेशियम ज्यादा बाहर आता है और सोडियम कम अंदर जा पाता है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या है, सोडियम कम अंदर जाता है, पोटेशियम ज्यादा बाहर आ जाता है। इससे होता क्या है कि पॉजिटिव पूरा मतलब पॉजिटिव की संख्या यानी पॉजिटिव कैटायंस
पॉजिटिव कैटायंस जो होते हैं वो बाहर ज्यादा आ जाते हैं। अंदर के जो पॉजिटिव हैं वो उतने नहीं होते हैं कि नेगेटिव ऑर्गेनिक आयन इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, एक तरह का साइटोप्लाज्म। इसके अंदर के साइटोप्लाज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोप्लाज्म। ठीक है, यहां पर नेगेटिव ऑर्गेनिक आयन की संख्या बहुत ज्यादा होती है। वो कहीं ना कहीं ये जो प्लस अंदर आ रहे हैं, यहाँ जितना प्लस यहाँ पे मौजूद है कैटायन की वजह से उसको न्यूट्रलाइज नहीं कर पाते हैं, तो ओवरऑल अंदर की मेम्ब्रेन नेगेटिव हो जाती है और बाहर की पॉजिटिव हो जाती है। जब पूरा का पूरा एक तरफ पॉजिटिव है और एक तरफ क्या है, नेगेटिव है। ओके, तो स्टार्टिंग कंडीशन क्या रहती है, एक तरफ पूरा पॉजिटिव, एक तरफ नीचे पूरा नेगेटिव, तो एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव। तो ये कंडीशन क्या हो गई, इसको हम कहते हैं पोलराइज, पोल बना हुआ है, एक पॉजिटिव पोल एक नेगेटिव पोल। सुना होगा तुम लोगों ने, फिजिक्स में पढ़े होगे क्लास 12 में कि एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव, तो दो पोल बने हुए। तो हम कह रहे हैं कि जो कंडीशन है कि एक तरफ पूरा पॉजिटिव है एक तरफ पूरा नेगेटिव है, तो ये कैसी कंडीशन है, पोलराइज, पोलर पोल बने हुए हैं, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव। बात समझ में आई, दिस इज द पोलराइजेशन। जो पहला स्टेप है रेस्टिंग पोटेंशियल, वो क्या होता है, पोलराइजेशन। अब इस सिचुएशन में जब एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव है, तो कहीं ना कहीं जो नेगेटिव होता है वो बहुत ज्यादा होता है अंदर की तरफ। और यहां पर अगर तुम ऐसे करके ना उसका पोटेंशियोमीटर के ऐसे करके तार लगा दो, तो इसका जो वोल्टेज निकल के आता है रेस्टिंग का, पोलराइज है, -70 मिली वोल्ट निकल के आता है। कितना आता है, -70 मिली वोल्ट। बात समझ में आई, ठीक है ना। तो ये रेस्टिंग पर है। अब होता क्या है, जैसे ही यहां पर कोई सिग्नल आया, सिग्नल का मतलब क्या है, मैं ऐसे बैठा हुआ था, मैंने किसी गर्म चीज को छू लिया, तो यहां पर क्या क्रिएट हुआ, सिग्नल क्रिएट हुआ। जब सिग्नल क्रिएट होता है तो इसकी जो मेम्ब्रेन है ना, ये यहां पर जब कोई स्टिमुलस अप्लाइड हुआ, ये जो मेम्ब्रेन है जहां पर टच हुआ, यहां पे ना कुछ चेंजेस आ जाते हैं। चेंजेस क्या आ जाते हैं, अभी तक क्या था, पोटेशियम ज्यादा बाहर आ रहा था और सोडियम कम अंदर जा रहा था, लेकिन जैसे ही छुआ, यहां पर क्या हुआ, गर्म लगा मेरे को, यहां पर क्या हुआ, इसका ये चेंज हो गया, सोडियम अंदर 3 जाने लगे, मतलब पोटेशियम के कंपैरिजन में ज्यादा सोडियम अंदर जाने लगा और पोटेशियम कम बाहर आ रहा था। तो जब सोडियम बहुत ज्यादा अंदर गया तो हुआ क्या, ये नेगेटिव आयंस भी इसको काउंटर नहीं कर पाए, यानी कि नेगेटिव से ज्यादा अंदर पॉजिटिव हो गया, तो अंदर की लेयर कैसी हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। इतना हिस्सा देख सकते हो, अंदर पॉजिटिव है बाहर नेगेटिव हो गया। और बस अब क्योंकि ये मामला बिगड़ गया, अब आधे में क्या है, पॉजिटिव नीचे है, आधे में पॉजिटिव बाहर है, अब ये पोलराइज नहीं रह गया। इसी को हम लोग कहते हैं डीपोलराइजेशन। क्या होता है, डीपोलराइजेशन। पोलराइज से क्या हुआ, डीपोलराइजेशन। और यही हुआ मेरा इंपल्स जनरेट, यही मेरी इंपल्स जनरेट हुई, ये दिस इज अ इंपल्स, ये क्रिएट हो गई। और जो इंपल्स का क्रिएट होना क्या कहलाता है, एक्शन पोटेंशियल। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्शन पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है ना। तो डीपोलराइजेशन कह लो, चाहे एक्शन पोटेंशियल कह लो, चाहे एक्साइटेड एक्सॉन कह लो, चाहे एक्साइटेड एक्सॉन कह लो, इन सब का मतलब क्या है कि यहां पर मेरी इंपल्स क्रिएट हो चुकी है। अब होता क्या है, यहां पर जब इंपल्स क्रिएट हो गई है, अब होता ना, मान लो मैंने छुआ गरम, हाथ हटा लिया, अब अगर ये ठीक नहीं होगा तो यहां तो सिग्नल क्रिएट हो चुका है, तो भाई अगर वापस छुओ तो वापस गर्म लगना चाहिए मेरे को। अब वापस से गर्म नहीं लगेगा तो हाथ जल जाएगा। तो ये सिग्नल क्या होता है, आगे अब कैरी कैसे हो रहा है। अब होता क्या है, यहाँ पर बहुत सारे ना चैनल्स वगैरह होते हैं, यहाँ पर चैनल्स होते हैं, वो ओपन हो जाते हैं। उन चैनल्स के ओपन होने की वजह से फिर अच्छा ऑन द स्पॉट जैसे यहाँ पे सोडियम की परमिलिटी बढ़ी है, उसके तुरंत बाद क्या होता है, थोड़ी देर के बाद वापस से सोडियम की परमिलिटी डिक्रीज कर जाती है, सोडियम फिर वापस अंदर कम जाएगा, पोटेशियम वापस बाहर ज्यादा जाएगा, और वापस से ये क्या हो जाता है, नेगेटिव अनसाइड हो जाएगा, पॉजिटिव क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, ठीक है ना। वापस से क्या होगा, थोड़ी देर के बाद तुरंत ही क्या होगा, सोडियम की परमिलिटी गिर जाएगी, फिर से वापस 3:2 हो जाएगा, अंदर नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और ये होने के लिए ना यहां पे अब क्या होता है, ये जब ऐसा कर रहा होता है तो इसके जो बाजू वाले चैनल्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। वो एक्टिवेट होने की वजह से यहां पर जब ये ऐसा ये डीएक्टिवेट हो रहा होता है, मतलब इसकी जो मेम्ब्रेन सही हो रही होती है, तो बाजू वाले चैनल्स एक्टिवेट हो जाते हैं और इसके लिए सोडियम की परमिलिटी बढ़ जाती है और पोटेशियम की घट जाती है, तो यहां पर पॉजिटिव और यहां नेगेटिव हो जाता है। तो यहां से क्या हुआ, ये पॉजिटिव इस तरफ मूव कर जाते हैं, ये नेगेटिव यहां मूव कर जाते हैं। तो देखो यहां पर क्या आ गया, ये वाले नेगेटिव यहां आ गए, ये वाले पॉजिटिव यहां आ गए, हम ऐसा समझ सकते हैं। तो अब ये जो सिग्नल था, इंपल्स थी मेरी, यहां से यहां आ गया, तो डीपोलराइज वापस से
रिपोलराइजेशन। तो अब इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा और अल्टीमेटली कहां पहुंचेगा, एक्सॉन के टर्मिनल पर। कहां पहुंचेगा, एक्सॉन के टर्मिनल पर। और ये आ रहा है एक्शन पोटेंशियल, देखो ये आ रहा है एक्शन पोटेंशियल। ये जैसे ही यहां पर पहुंचेगा, वैसे ही कैल्शियम के आयंस अंदर आना, फिर सिग्नल मिल जाता है इसको और कैल्शियम आयन अंदर आना स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक जो मैंने यहां पे सिखाया तुम लोगों को, ये समझे हो, ये क्या है, एक इंपल्स जनरेट हुई है। और इंपल्स यानी कि एक सिग्नल जो है ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल है। ये कैसा सिग्नल है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ये जा रहा है और यहां पे आने के बाद कैल्शियम आयन अंदर आते हैं और यहां पर ये आ गया अपना केमिकल सिग्नल। ठीक है, ये केमिकली इधर से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में केमिकली जा रहा है ये। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये अल्टीमेटली फिर क्या होगा, ये आगे पास हो गया, इसमें जनरेट, देखो इसमें फिर प्लस माइनस जनरेट हो गए, इसके केमिकल ने यहां पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर दिया, ये आगे जाएगा, आगे लेके जाएगा, इस तरीके से कहानी चलेगी। क्लियर है? तो मेरी समझ से ये बातें क्लियर हो गई हैं। अब हम लोग फटाफट क्या करते हैं, अब हम इसको पढ़ते हैं, अब पढ़ने में मजा आएगा। तो देखो क्या कह रहा है, नर्व इंपल्स इज एन ओवरऑल फिजियोलॉजिकल चेंजेस। कैसे चेंजेस हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस दैट अकर इन न्यूरॉन ड्यू टू मैकेनिकल केमिकल और इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंसेस। तो ये क्या फिजिकल चेंजेस हैं। कैसे चेंजेस हैं, फिजिकल चेंजेस। तो हम लोग देख चुके हैं यहां पर क्या था, फिजिकल चेंज, टच किया, गर्मी मतलब हाथ टच करे या कोई केमिकल गिर जाए, ठीक है ना, तो चेंजेस हैं यहां पर, फिजिकल चेंजेस हो जाते हैं इसके अंदर, जिसकी वजह से एक इंपल्स जनरेट होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस क्रिएटेड बाय अ स्टिमुलस। अच्छा, जिस किसी ने इस इंपल्स को जनरेट करवाया, जैसे मैंने बताया कि मैंने छुआ और हीट थी, यहां पर क्या थी, हीट थी, या मान लो मैं कोई नोकीली चीज लेके आऊं, पिन मारूं तो दर्द होगा मेरे को फिर वापस से। तो जो चीज इंपल्स को क्रिएट करवाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टिमुलस कहते हैं। याद रखो, स्टिमुलस है ना। स्टिमुलस कौन हो सकता है, हीट, सनलाइट, हम बाहर जाते हैं आंखें एकदम से छोटी हो जाती है हमारी, सनलाइट, कोई भी चीज जो हमारी बॉडी को रिस्पॉन्स करने के लिए मजबूर करती है वो स्टिमुलस कहलाएगा। क्लियर है, स्टिमुलस, ठीक है ना, जो हमको रिस्पॉन्स करने पे मजबूर करे। ओके, आगे आते हैं। इट प्रोपगेशन मतलब आगे का बढ़ना, थ्रू एक्सॉन। अब देखो ये आगे बढ़ रहा है, ये पहले यहां क्रिएट हुआ, फिर यहां से यहां आ गया, फिर यहां से यहां आ जाएगा। तो इट्स प्रोपगेशन मतलब आगे को बढ़ना, थ्रू एक्सॉन, साइनेप्स एंड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। कहां कैसे बढ़ेगा, आगे एक्सॉन में जाएगा, एक्सॉन के बाद आगे साइनेप्स में जाएगा, या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अगर अगला न्यूरॉन ना होकर के सेल्स होंगे, मस्कल्स होंगे, तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के पास जाएगा। इज कॉल्ड नर्व इंपल्स कंडक्शन। अब जो इसका प्रोपगेशन है, ये जो मेरा सिग्नल यहां से चला आगे, चलने के बाद आगे एक्सॉन से होता हुआ साइनेप्स और वहां से फिर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के पास पहुंच गया, यही है नर्व इंपल्स कंडक्शन, उसका कंडक्ट होना, उसका चलना। क्लियर है? 3 टाइप से होता है। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स अलोंग नर्व फाइबर कैन बी समराइज्ड इन 3 स्टेप। इसके ट्रांसमिशन को हम 3 स्टेप में देख सकते हैं। अच्छा, ये है नर्व इंपल्स कंडक्शन। इंपल्स कंडक्शन के ही 3 स्टेप हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। पहला है पोलराइजेशन, रेस्टिंग स्टेट हमने देख लिया, डीपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन। अब इसी को थ्योरी के पर्पस से हम लोग समझ लें क्या क्या होता है। देखो पूरी डिटेल है यहां पर। पोलराइजेशन, अ न्यूरॉन एट रेस्टिंग इज इलेक्ट्रिकली चार्ज। ये इलेक्ट्रिकली चार्ज है ना, ऊपर पॉजिटिव, नीचे अंदर नेगेटिव, इलेक्ट्रिकली चार्ज बट डू नॉट कंडक्टिंग। बट ये कंडक्टिंग नहीं है, ये कंडक्टिंग नहीं है, इस समय रेस्टिंग पर है। द एक्सोप्लाज्म, एक्सोप्लाज्म मैंने बताया जो इसके अंदर भरा हुआ, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सोप्लाज्म कहते हैं। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, ऑफ अ रेस्टिंग न्यूरॉन, ठीक है। एक्सोप्लाज्म या प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ रेस्टिंग न्यूरॉन इज नेगेटिवली चार्ज। अंदर की तरफ से क्या होती है, नेगेटिवली चार्ज होती है, एज कंपेयर टू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। जो यहां फ्लूइड होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है। द पोटेंशियल डिफरेंस मेजर्ड एट दिस स्टेज इज कॉल्ड रेस्टिंग पोटेंशियल। इस समय जो पोटेंशियल हम लोग नापते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेस्टिंग पोटेंशियल, विच इज अबाउट -70 मिलीवोल्ट। मैंने बताया था -70 होता है। द इंटरस्टिशियल फ्लूइड हैज हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम एंड विच इज अबाउट 16 टाइम्स हायर आउटसाइड द न्यूरॉन, ठीक है ना। इंटरस्टिशियल मैंने बताया दो न्यूरॉन के बीच में जो है क्या है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है। जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है ना, मैंने क्या बताया, इंटरस्टिशियल बता चुका हूं मैं सेल के केस में, 2 सेल के बीच का जो फ्लूइड होता है वो क्या होता है, इंटरस्टिशियल होता है। इंट्रा और इंटर बताया था। तो देखो क्या कह रहा है कि जो इंटरस्टिशियल होता है वहां पर 16 टाइम्स हायर आउटसाइड, यानी कि यहां पर
सोडियम प्लस ज्यादा है और अंदर K प्लस ज्यादा होता है। कितना ज्यादा होता है वो भी लिखा होगा यहाँ पर। देन आउटसाइड, देन इनसाइड न्यूरॉन, इनसाइड की बजाय सोडियम बाहर ज्यादा है, ठीक है, विच इज अबाउट 16 टाइम हायर आउटसाइड द न्यूरॉन देन इनसाइड न्यूरॉन। सिमिलरली द एक्सोप्लाज्म हैज हाई कंसंट्रेशन ऑफ K प्लस, इसके अंदर K प्लस का कंसंट्रेशन ज्यादा है, विच इज अबाउट 25 टाइम्स हायर इनसाइड देन इन आउटर इंटरस्टिशियल फ्लूइड। बाहर की कंपैरिजन में अंदर K प्लस कितना ज्यादा है, 25 टाइम्स ज्यादा है। सोडियम यहाँ कितना है, 16, मतलब अंदर के कंपैरिजन में बाहर सोडियम ज्यादा है, बाहर के कंपैरिजन में पोटेशियम अंदर ज्यादा है। तो अब जो चीज हमको बहुत अच्छे से पता है, कोई चीज जहां ज्यादा होती है वो हायर से लोअर की तरफ क्या करती है, मूव करती है। बात समझ में आ रही है, यानी कि डिफ्यूजन होता है एक तरह का उनका। तो देखो यहाँ पे वही हो रहा है, ड्यू टू डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ आयन, आयन का कंसंट्रेशन डिफरेंट है, बाहर सोडियम ज्यादा है, अंदर K प्लस ज्यादा है। सोडियम आयन टेंड टू डिफ्यूज इनटू द एक्सोप्लाज्म। देखो डिफ्यूज हो रहा है, यहां पर किसी टाइप की एनर्जी खर्च नहीं हो रही है। सोडियम अंदर आता है एंड K प्लस आयन टेंड टू डिफ्यूज आउटसाइड द एक्सोप्लाज्म। तो ऑटोमेटिक सोडियम अंदर आता है और पोटेशियम बाहर जाता है, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन लग जाती है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, सोडियम आयन को उतना इजीली अलाउ नहीं करती है जाना, लेकिन K प्लस को इजीली अलाउ करती है बाहर जाना, जिसकी वजह से हर एक 3 K प्लस जब बाहर जाते हैं उस बीच में केवल 2 ही Na प्लस अंदर आ पाते हैं, ठीक है। तो देखो क्या है, द मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन एट रेस्टिंग इज मोर परमिएबल टू K प्लस आयन देन सोडियम प्लस आयन, सो K प्लस लीव्स द न्यूरॉन फास्टर देन Na प्लस एंटर द न्यूरॉन, है ना। तो 3:2 का रहता है ये, 3 K प्लस बाहर चले जाएंगे तब जाके 2 Na प्लस अंदर आते हैं। परमिबिलिटी का डिफरेंस रहता है रेस्टिंग स्टेट पे, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। जब रेस्टिंग स्टेट है तो K प्लस इजीली बाहर जा रहे हैं, सोडियम प्लस उतना इजीली अंदर नहीं आ पा रहे। द डिफरेंस इन परमिबिलिटी रिजल्ट्स इन द एक्यूमुलेशन ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन, है ना। जब परमिबिलिटी का डिफरेंस है, इसकी वजह से क्या, सोडियम बाहर ज्यादा है, ठीक है, आउटसाइड द न्यूरॉन कंपेयर टू द कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन इनसाइड। अब कैटायन अंदर कम है, तो अंदर जो कैटायन है साथ साथ में अंदर क्या थे, नेगेटिव ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी थे, वो उन कैटायन को न्यूट्रलाइज करके, और उनकी संख्या ज्यादा होती है तो अंदर कैसा ओवरऑल हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। ओके, दिस स्टेट ऑफ रेस्टिंग न्यूरॉन इज कॉल्ड पोलराइज्ड स्टेट, है ना, पोलराइजेशन, पोलराइज्ड स्टेट, एंड इट इज इलेक्ट्रो नेगेटिवली चार्ज -70 मिलीवोल्ट, है ना। तो इलेक्ट्रो नेगेटिवली चार्ज। तो ये सारी कहानी हमारे पास किसकी हो गई, रेस्टिंग स्टेट की, ठीक है। मजा आ रहा है, नहीं आ रहा है, वीडियो को वापस रिवाइंड करें, ठीक है ना, डायग्राम के साथ देखते हुए चलें, ठीक है। आगे आते हैं, डीपोलराइजेशन, ठीक है। अब हम इसमें यहां पर एक काम कर लेते हैं, बार बार डायग्राम की जरूरत पड़ेगी, तो यहां ले लिया हमने डायग्राम। डीपोलराइजेशन फटाफट दिमाग में आया, सिग्नल वाला कहानी, ओके। अब यहां आ जाते हैं, तो देखो क्या कह रहा है ये, एनी स्टिमुलस, फिर आया स्टिमुलस बियॉन्ड द थ्रेशोल्ड। अब थ्रेशोल्ड का मतलब क्या है, मान लो मैं किसी चीज को छू रहा हूं, अब जैसे मैं इस पेन को छू रहा हूं, ठीक है, गर्म तो ये भी है लेकिन उतना गर्म नहीं है। फिर मान लो मैंने किसी धूप में रखी हुई दीवार को छुआ, वो भी उतनी गर्म नहीं है, ठीक है। थ्रेशोल्ड मतलब उतना बड़ा सिग्नल होना चाहिए कि मेरे को दिक्कत हो, जब दिक्कत होगी तभी हाथ हटेगा। मान लो मैंने कहीं गर्म को छुआ लेकिन वो उतना गर्म नहीं है, मेरे को दिक्कत नहीं हो रही है, तो मेरा हाथ नहीं हटेगा, सिग्नल जाता है कि ठीक है यार इससे हाथ नहीं जलेगा, दिमाग पढ़ लेता है कि इतनी गर्मी है हाथ नहीं जलेगा, रखे रहो, रखना है तुम्हारा मन तो, ठीक है। तो थ्रेशोल्ड मतलब एक मिनिमम ऐसी वैल्यू जिसमें हमें हाथ हटाना ही पड़ जाए। कैन इनिशिएट, इनिशिएट मतलब शुरुआत कर देता है एक इंपल्स को। थ्रेशोल्ड से ऊपर वैल्यू होनी चाहिए बियॉन्ड, एक स्टिमुलस जो होता है, हीट यहां इतनी होनी चाहिए कि मेरे को दर्द होने लगे, तब जाकर के मैं अपना हाथ हटाऊंगा। When such stimulus, जब ऐसा स्टिमुलस अप्लाइड होता है इन द रेस्टिंग न्यूरॉन, एक रेस्टिंग न्यूरॉन के ऊपर, इट ओपन्स द सोडियम चैनल। देखो यहां पर क्या हो गया, ये क्या ओपन कर देता है, सोडियम चैनल। यहां पर क्या होते हैं, हम ध्यान रखेंगे अब से, यहां पर क्या मौजूद है, सोडियम चैनल भी, चैनल मौजूद है जो कि बंद है नॉर्मली, नॉर्मली क्या है, बंद है, लेकिन जैसे ही स्टिमुलस मिला सोडियम चैनल ओपन हो गए। ओके, नाउ द परमिबिलिटी ऑफ सोडियम आयन सडनली इंक्रीज, परमिबिलिटी भी क्या करती है, इंक्रीज कर जाती है एट द पॉइंट ऑफ स्टिमुलस कॉजिंग डीपोलराइजेशन। और जिस पॉइंट पे स्टिमुलस हुआ है इसकी वजह से क्या हो गया, ये डीपोलराइजेशन हो गया, ठीक है। तो सोडियम अंदर बहुत ज्यादा आ गया, ये जो नेगेटिव वाले ऑर्गेनिक आयंस थे ये बैलेंस नहीं कर पाए, पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब ये नेगेटिव जितने से पॉजिटिव ज्यादा अंदर आ गया, तो अंदर क्या हो गया, पॉजिटिव, और बाहर क्या हो गया, नेगेटिव, ठीक है। तो ये हो गया डीपोलराइजेशन। अब यही डीपोलराइजेशन ही क्या है, एक्शन पोटेंशियल, एक इंपल्स जनरेट हो गई।
द डिफ्यूजन ऑफ सोडियम आयन इंक्रीजेस बाय 10 टाइम्स फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, 10 गुना बढ़ जाता है, ठीक है। एज ए रिजल्ट द एक्सोप्लाज्म बिकम पॉजिटिवली चार्ज, जो एक्सोप्लाज्म है वो क्या हो जाता है, अंदर पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है इसके परिणाम स्वरूप, ठीक है। विच इज एग्जैक्ट अपोजिट टू पोलराइज स्टेट, और ये पोलराइज स्टेट के बिल्कुल उलट हो गया, सो कॉल्ड डीपोलराइज स्टेट और रिवर्स पोलराइज स्टेट, इसलिए हम इसको डीपोलराइज या रिवर्स पोलराइज स्टेट कहते हैं। द डीपोलराइजेशन ऑफ द मेम्ब्रेन स्टिमुलेट द एडजेसेंट वोल्टेज चैनल, जैसे ही डीपोलराइजेशन हो जाती है तो उसके जो बाजू वाले चैनल होते हैं, इसके जो बाजू में जो चैनल है, बता था बाजू चैनल्स होते हैं सोडियम वाले, इनको एक्टिवेट कर देता है ये, इनको क्या कर देगा, ये एक्टिवेट कर देगा, ठीक है। चैनल सो द एक्शन पोटेंशियल पासेस एज अ वेव अलोंग द लेंथ ऑफ न्यूरॉन, और इस तरीके से एक्शन पोटेंशियल एक वेव की तरह आगे पास होती रहती है, ठीक है ना। पहले यहाँ के सोडियम चैनल ओपन हुए, फिर जैसे ये ठीक होने पे आते हैं उसी टाइम पे इसको ओपन कर देते हैं, फिर ये ठीक होंगे आगे ओपन हो जाएंगे, एक वेव की तरह ये आगे बढ़ता चला जाता है, और मेरे पास पीछे क्या है, मेरा जो न्यूरॉन है वो नॉर्मल होता हुआ चला जाता है, तो वापस से रिपोलराइज या डिपोलराइज है, ठीक है। बात समझ में आई। नाउ रिपोलराइजेशन, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन इनसाइड एक्सोप्लाज्म इंक्रीजेस द परमेबिलिटी ऑफ सोडियम आयन डिक्रीजेस एंड द सोडियम चैनल स्टार्ट टू क्लोज। अब जैसे ही क्या होता है, देखो एक पल को एकदम बड़ा सोडियम के लिए स्टिमुलस की वजह से बढ़ गया, अब उसी वही जो उसकी बढ़त है, व्हेन द कंसंट्रेशन सोडियम आयन इनसाइड एक्सोप्लाज्म इंक्रीज, जैसे ये इंक्रीज होता है, द परमेबिलिटी ऑफ सोडियम डिक्रीज, सोडियम के लिए परमेबिलिटी अब ये क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। देखो स्टिमुलस ने इंक्रीज करवाई, लेकिन सोडियम का बढ़ना अपने आप ही उसने क्या कर दिया, परमेबिलिटी, अपनी परमेबिलिटी को डिक्रीज करवा देगा, एंड द सोडियम चैनल स्टार्ट टू क्लोज, और सोडियम चैनल जो खुल गए थे, जैसे ही अंदर कंसंट्रेशन सोडियम का बढ़ता चला जाता है, वो ऑटोमेटिक कहते हैं भैया बंद करो इसे, स्टिमुलस की वजह से खुल गया था, बंद करो, इनकी जरूरत नहीं है हमको। बात समझ में आ रही है। द सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिवेट, अब जो अंदर सोडियम एक्स्ट्रा आ गई है उसे बाहर कैसे निकालें, ठीक है ना, तो सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिवेट हो जाती है, सो दैट सोडियम प्लस आर पंप्ड आउट एंड के प्लस इनसाइड, सोडियम को पंप करेगा बार बार अंटिल द ओरिजिनल रेस्टिंग पोटेंशियल रिस्टोर्ड, जब तक कि वापस से ओरिजिनल वाला रेस्टिंग पोटेंशियल नहीं आ जाता है। द प्रोसेस इज नोन एज रिपोलराइजेशन। तो सोडियम चैनल मौजूद है, सोडियम पोटेशियम पंप मौजूद है, कब किसका काम हो रहा है बिल्कुल दिमाग में सेट रखना है, ठीक है। एंड इट्स स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट फ्रॉम वेयर डीपोलराइजेशन स्टार्ट, और बिल्कुल वही कंडीशन आई थी जो एकदम स्टार्टिंग वाली थी। द एंटायर प्रोसेस ऑफ पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन अकर विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, सेकंड से भी कम सेकंड में ये सारे काम होते हैं। देखो सोचो हमने गर्म छुआ, हाथ एकदम हट जाता है, यानी कि वो कट मैसेज पहुंचा दिमाग तक, मैसेज ने पहुंचाया यहाँ पे और हमारा हाथ हटा लिया, हमें पता भी नहीं चलता, इतना फास्ट है ना, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, सेकंड्स के भी कुछ सेकंड्स के अंदर। नाउ अगेन द न्यूरॉन इज रेडी फॉर द अनदर इंपल्स। अब जैसे ही ये क्या हो जाता है, यहाँ नॉर्मल हो गया, तो यहाँ पे वापस से कोई दूसरा सिग्नल आएगा तो ले सकते हैं, और यहाँ पे वापस से उस सिग्नल को भेज सकता है, ठीक है। नाउ साल्टेटरी कंडीशन, ये कहानी समझ में आई, रेस्टिंग वाली, पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन। अच्छा अब यहाँ पे बात समझ लें हम लोग, सिंपल से क्या है, हमारे पास न्यूरॉन दो टाइप के होते हैं, न्यूरॉन दो टाइप के होते हैं, एक के ऊपर क्या चढ़ी होती है, माइलिन शीथ, एक के ऊपर क्या चढ़ी हुई है, माइलिन शीथ, और एक पूरा प्लेन होता है जिसके ऊपर माइलिन शीथ नहीं होती। अब मैं तुमसे कहूं कि तुम दौड़ रहे हो 10 किलोमीटर की रफ्तार से, है ना, एक ऐसे ऐसे दौड़ रहा है, छोटे छोटे कदम रख रहा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार दौड़ रहे हो, एक कदम, फिर दूसरा कदम, फिर तीसरा कदम, चौथा, और एक दौड़ रहा है इस तरीके से जंपिंग करता हुआ, टकक टकक। अब देखो ये 1 2 3 4 5, ये 5 कदम पे, यहाँ पे ये 5 कदम में बहुत आगे चला जाएगा, तो दोनों की रफ्तार 10 किलोमीटर प्रति घंटे की है, लेकिन ये लंबे लंबे कूदता है ये, तो कौन फास्ट करेगा, ये फास्ट हो जाएगा, कम समय में ज्यादा रास्ता कवर कर लेगा। तो सेम कहानी यहां पर है, हमारे पास एक न्यूरॉन होते हैं अनमाइलिनेटेड एक्सॉन, उनमें क्या है, बिल्कुल जैसा भी पीछे हम पढ़ रहे थे, प्लस माइनस, फिर ये आगे पास होगा, फिर ये आगे पास होगा, तो पूरे एक्सॉन में ये पास होता हुआ जाता है, ठीक है, पूरे एक्सॉन में पास होता हुआ जाएगा। लेकिन जो माइलिनेटेड होते हैं, जिनके ऊपर ये कवरिंग होती है, उसमें क्या रहता है, जहां केवल गैप होते हैं, उन गैप में ही जंपिंग होती है, और इसकी वजह से ये क्या होते हैं, फास्ट होते हैं काफी इस अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन से। तो यहां पे सिग्नल जो मैसेज है बड़ा तेजी से, बड़ा फास्ट क्या होते हैं, कैरी किए जाते हैं। और ये जो जंपिंग वाला एक्शन है, इसी जंपिंग वाले एक्शन को हम लोग क्या बोल देते हैं, सॉल्टेटरी कंडक्शन। क्या बोल देते हैं, सॉल्टेटरी कंडक्शन। बात समझ में आई।
ओके, तो पढ़ लेते हैं इसको। सॉल्टेटरी कंडीशन क्या कह रहा है? ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स इज वेरी रैपिड, बहुत तेज होता है। हाउएवर नर्व इंपल्स कंडक्शन अलोंग अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन, अनमाइलिनेटेड मतलब समझ गए ना, जिसके ऊपर माइलिन की शीथ नहीं है, इज स्लो, ये स्लो है देन दैट ऑफ माइलिनेटेड न्यूरॉन। इस माइलिनेटेड के कंपैरिजन में स्लो है, यानी कि बहुत धीमा होता है। इट इज बिकॉज द माइलिन शीथ एक्ट एज ए इंसुलेटर सो दैट द, ये इंसुलेटर की तरह बिहेव कर रहा है। अब क्या हो रहा है? ये इंसुलेटर की तरह बिहेव कर रहा है, सो दैट द इंपल्स हैव टू जंप, अब इंपल्स को जंप करना है इसकी वजह से फ्रॉम नोड ऑफ रेनवायर टू अनदर। ये मैंने बताया था ना क्या होते हैं, नोड ऑफ रेनवायर होते हैं, ठीक है, और इसको जंप करना है। दिस स्पीड अप द कंडक्शन, ये कंडक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है। एंड दिस टाइप ऑफ कंडक्शन इज नोन एज साल्टेटरी कंडक्शन, और इस टाइप की कंडक्शन हम लोग क्या कहते हैं? साल्टेटरी कंडक्शन। क्लियर है साल्टेटरी कंडक्शन? ठीक है, अब यहां पर कुछ समझते हैं हम लोग। इस कंडक्शन को अगर ब्लॉक कर दिया जाए तो गर्म छू रहे हैं, छूते रहेंगे, गर्म हाथ जल जाएगा, सिग्नल गया ही नहीं दर्द का, पता चला बाद में हाथ ही गायब हो गया है। ठीक है, तो कुछ ऐसे पॉइजन्स हैं जैसे टेट्राडॉक्सिन फ्रॉम पफर फिश, है ना, एक फूल जाती है जो, एक सेक्सीटॉक्सिन फ्रॉम सर्टन शेलफिश, ठीक है, सिलेक्टिवली एबॉलिश द इंक्रीज इन Na+ कंडक्टेंस इन नर्व फाइबर। Na+ का जो कंडक्टेंस है ना, जो Na+ कंडक्ट होता है, उसको क्या कर देती है? खत्म कर देती है, एबॉलिश कर देगी, ठीक है। एंड दस ब्लॉक द इंपल्स कंडक्शन। भाई Na+ का कंडक्शन जब Na+ अंदर जाएगा तभी तो इंपल्स जनरेट होगी। अब वही खत्म हो गया, ठीक है, जब वही खत्म हो गया तो इंपल्स ही नहीं जनरेट हो पाएगी, बेकार हो गया हमारा हाथ फिर, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये दो जो हैं, एक पॉइजन है, किस तरीके से न्यूरॉन पॉइजन है, ये किस तरह से हमारे सिग्नल को खत्म कर देते हैं। क्लियर है बातें? चलें आगे। नाउ पहला हो गया इंपल्स का कंडक्शन। अब ट्रांसमीटर रिलीज, इंपल्स आ गया वहां से कंडक्ट होते हुए, यहां पे मान लो क्या था अंदर, प्लस, यहां पे क्या है, प्लस प्लस, और यहां क्या है, माइनस और माइनस। ये आ गया हमारे पास क्या? एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल नर्व इंपल्स हमारी यहां तक आ गई है। जैसे ही यहां पर आती है, अब जो यहां पर जो इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्री साइनेप्टिक, ये पूरा क्या है, साइनेप्स, ये जो जॉइंट है ये क्या कहलाता है, साइनेप्स, बीच का गैप साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ये क्या है, प्री साइनेप्टिक नोब, है ना, क्या कहते हैं इसको हम लोग, प्री साइनेप्टिक नोब या प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। कैल्शियम चैनल एक्टिवेट हो जाते हैं, इनके थ्रू कैल्शियम बहुत सारा क्या आता है, अंदर आता है। जैसे कैल्शियम बहुत सारा अंदर आता है, ये जो जिस वेसिकल्स हैं, ये क्या है हमारे पास, वेसिकल्स, साइनेप्टिक वेसिकल्स कहा जाता है इनको। इनके अंदर क्या भरा हुआ है, केमिकल्स भरे हुए हैं, देख रहे हो ये सब क्या है, केमिकल्स हैं ये, ठीक है। तो साइनेप्टिक वेसिकल्स की जो मेम्ब्रेन होती है वो ब्रेक होना स्टार्ट होती है, ये आएंगे और आकर के यहाँ पर इससे मर्ज हो जाते हैं। अगर मैं बात करूं पूरी तो ये देखो, ये यहाँ पर आ गया, ये पूरी मेम्ब्रेन यहाँ पर आई, फिर यहाँ टूट गई और ये केमिकल बाहर आ गया। अब जो अगली मेम्ब्रेन है पोस्ट साइनेप्टिक की, उस पर क्या लगे हुए हैं, रिसेप्टर्स लगे हुए हैं। क्या वो लगे हुए हैं, रिसेप्टर्स लगे हुए हैं। इनके ऊपर आकर के जब ये केमिकल्स आकर के अटैच हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं, पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है। फिर यहाँ पर क्या, मान लो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो अब ये नीचे वाली न्यूरॉन है ना, यहां पर अब क्या हो जाएगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। दिस इज द ट्रांसमीटर रिलीज। ट्रांसमीटर यहां से रिलीज होगा और आगे क्या हो गया हमारे पास, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। तो फिलहाल हमारे पास हेडिंग है कि ट्रांसमीटर रिलीज। ये ट्रांसमीटर कैसे यहां पर रिलीज हो रहे हैं, ट्रांसमीटर मतलब अब यहां पर आ गया हमारे पास ट्रांसमीटर रिलीज मतलब जो केमिकल रिलीज हो रहा है। तो आओ देख लें फटाफट। ट्रांसमीटर, अब ये एक्साइटेटरी भी हो सकता है, इनहिबिटरी भी हो सकता है, मतलब आगे को क्या कर सकता है, स्टिमुलेट भी कर सकता है और रोक भी सकता है कि आगे वाली प्रोसेस को। इज स्टोर्ड इन प्री जंक्शनल नर्व एंडिंग विद इन साइनेप्टिक वेसिकल। ये कहां स्टोर होते हैं, इस साइनेप्टिक वेसिकल में, प्री साइनेप्टिक है ना, साइनेप्स से पहले वाला जो होता है। नर्व इंपल्स प्रमोट द फ्यूजन ऑफ वेसिकुलर एंड एक्सोनल मेम्ब्रेन। जो नर्व इंपल्स होती है वो इस वेसिकल को और इसकी जो नर्व की मेम्ब्रेन होती है, इनके फ्यूजन में क्या करती है, उसको स्टिमुलेट करती है, प्रमोट करती है थ्रू कैल्शियम एंट्री, कैल्शियम आयन की एंट्री की वजह से, विच फ्लूइडाइजेस द मेम्ब्रेन। ये जो मेम्ब्रेन होती है इसको फ्लूइडाइज कर देती है, मतलब एक तरह से ब्रेक करेगी, पानी जैसे बना देगा और वो ब्रेक हो जाता है, वहां से सारा केमिकल बाहर निकल आएगा। ऑल कंटेंट ऑफ द वेसिकल,
यानी कि उसमें वेसिकल में कुछ भी हो, ट्रांसमीटर हो सकता है, एंजाइम हो सकता है या अदर कोई प्रोटीन हो सकती है, आर एक्सट्रूडेड बाहर निकल आती है बाय एक्सोसाइटोसिस इन द जंक्शनल क्लेफ्ट। अब एक्सोसाइटोसिस होती है ना, जो प्रोसेस होती है सेल अपने अंदर से कोई चीज बाहर निकालता है, दैट इज कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस, और ये सारा केमिकल क्या होता है, बाहर निकल आता है। सेकंड स्टेप खत्म। नाउ ट्रांसमीटर एक्शन ऑन पोस्ट जंक्शनल मेम्ब्रेन। अब वो जो ट्रांसमीटर रिलीज हो गया, ये जो ट्रांसमीटर रिलीज हो गया, इसका पोस्ट जंक्शनल मेम्ब्रेन पर क्या इफेक्ट पड़ता है? तो देखो मैंने तुम्हें क्या बताया, दो चीजें हो सकती हैं। पहला हो सकता है कि डीपोलराइजेशन, एक्साइटेशन, यानी कि नर्व इंपल्स कंडक्ट हो जाए, या ऐसा हो सकता है कि इस वाली नर्व जो पहले से ही एक्साइटेड थी, पहले से ही इसके अंदर कुछ क्या था, एक्साइटेड थी, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा था, लेकिन ये वाले केमिकल आया और इसने इसको नॉर्मल कर दिया, डीपोलराइज कर दिया, सॉरी पोलराइज कर दिया। क्या कर दिया? पोलराइज, यानी कि इस वाली नर्व का एक्शन पोटेंशियल को खत्म कर दिया। तो यानी कि मान लो पेन हो रहा तो पेन होना बंद हो जाएगा, ठीक है ना। तो दो काम हो सकते हैं, या तो अगली नर्व को ये डीपोलराइज कर दे, एक नया एक्शन क्रिएट कर दे, या इसमें पहले से कोई क्रिएट था तो उसको खत्म करके इसको क्या कर देगी, पोलराइज कर देगी। अब पोलराइज होते ही ये मेरा क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। दो चीजें कर सकता है, डीपोलराइज कर सकती है और वापस से पोलराइज कर सकती है। तो इसके दो इफेक्ट होते हैं, एक होता है एक्साइटेटरी और एक होता है इनहिबिटरी, ठीक है ना। तो आप समझते हैं, तो हम देखेंगे जब एक्साइटेटरी होता है सोडियम का अंदर का बढ़ जाता है, पोटेशियम बाहर बढ़ जाता है, लेकिन जब इनहिबिटरी होता है तो क्लोरीन आयंस अंदर आना बढ़ जाते हैं और पोटेशियम तो फिर बाहर आता जाता है। आप समझते हैं, द रिलीज ऑफ ट्रांसमीटर कंबाइंड विद स्पेसिफिक रिसेप्टर। यहां पे जो रिसेप्टर्स हैं किसी खास रिसेप्टर से, है ना, मान लो ये वाला केमिकल है इससे जुड़ेगा, ये वाला केमिकल है तो इससे जुड़ेगा, अपने खास रिसेप्टर से जुड़ते हैं ऑन द पोस्ट जंक्शनल मेम्ब्रेन एंड डिपेंडिंग ऑन इट्स नेचर, उसका नेचर कैसा है केमिकल का, इंड्यूसेस एन एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल, एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल, या तो ये क्रिएट करेगा, और एन इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल, या इनहिबिटरी रोकने वाला पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल को क्रिएट कर देगा, यानी कि यहां पे इसको पोलराइज करेगा। अब ईपीएसपी इंक्रीजेस द परमिबिलिटी ऑफ सोडियम और कैल्शियम, ये यहां पर क्या करेगा, सोडियम कैल्शियम की परमिबिलिटी को इंक्रीज कर देगा, ठीक है, अंदर आना स्टार्ट हो जाएंगे थ्रू फास्ट और स्लो चैनल, ठीक है, चैनल के थ्रू ही करेगा, वहां पर जो चैनल्स होते हैं, कॉजेज डीपोलराइजेशन, इसकी वजह से यहां पर क्या हो जाएगा, डीपोलराइजेशन हो जाएगा, फॉलोड बाय K प्लस इफ्लक्स। और उसके बाद क्या होगा, K फ्लक्स बाहर जाएगा। दिस आयनिक मूवमेंट आर पैसिव, एनर्जी खर्च नहीं होती है, पैसिव, एज द फ्लोज इज डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जो फ्लो होता है वो डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब लो से हाई से लो की तरफ होता है। आगे देखें अगर हम लोग, तो क्या कह रहा है, आईपीएसपी जो इनहिबिटरी है, इंक्रीजेस द परमिबिलिटी ऑफ Cl- आयन टू मूव इन एक्सोनल Cl- आयन कंसेंट्रेशन विच लोअर देन इट्स एक्स्ट्रा सेलुलर कंसेंट्रेशन, ठीक है ना। तो कह रहा है कि Cl- की पॉलिबिलिटी को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा ये। अब कह रहा है एक्सोनल Cl- आयन कंसेंट्रेशन विच लोअर देन इट्स एक्स्ट्रा सेलुलर कंसेंट्रेशन, यहां पर जो है इसका कंसेंट्रेशन कम होता है बाहर के कंपैरिजन में, तो पॉलिबिलिटी बढ़ जाती है, बहुत तेजी से अंदर आता है, एंड टेंड टू हाइपरपोलराइज द मेम्ब्रेन एंड आईपीएसपी इज जनरेटेड। और ये क्या करेगा, इसको बहुत ज्यादा हाइपरपोलराइज कर देगा, बिल्कुल शांत कर देता है, पोलराइज हो गया ये, ठीक है ना, और इस तरीके से आईपीएसपी क्या होता है, जनरेट हो जाती है। क्लियर है? तो क्या इफेक्ट आया पोस्ट मेम्ब्रेन के ऊपर, ठीक है, केमिकल रिलीज हुआ, उसने क्या इफेक्ट किया, तो दो तरह के इफेक्ट आ सकते हैं, इनहिबिटरी और एक्साइटेटरी। क्लियर है? नाउ फिर क्या कह रहा है वो, स्टेबलाइजेशन ऑफ द मेम्ब्रेन और हाइपरपोलराइजेशन कैन आल्सो रिजल्ट फ्रॉम द सिलेक्टिव इंक्रीज इन परमिबिलिटी ऑफ K+ आयन विच मूव आउट कैरिंग द पॉजिटिव चार्ज। ऐसा भी कर सकते हैं कि हाइपरपोलराइजेशन इस तरीके से भी क्रिएट हो सकती है कि K+ के लिए परमिबिलिटी को इंक्रीज कर दिया जाए, जो बाहर निकल आती है, ठीक है, और अपने चार्जेस को लेकर के इस तरीके से भी क्या है, वहां पे पोलराइजेशन को हम लोग बढ़ा सकते हैं, स्टेबलाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेन कॉन्सेप्ट क्राइटेरिया रहेगा वो Cl- आयन वाला ही रहेगा। नाउ अब पोस्ट जंक्शनल एक्टिविटी, ठीक है, हुआ क्या, या तो इनहिबिटरी या एक्साइटेटरी। उसके बाद a super threshold EPSP generated a propagated post junction action potential, मतलब ये जो EPSP हुआ उसने क्या कर दिया, एक सुपर थ्रेशोल्ड, एक थ्रेशोल्ड जबरदस्त वाला क्रिएट किया, जिसकी वजह से प्रोपगेटेड पोस्ट जंक्शनल एक्शन पोटेंशियल। अब आगे क्या है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया और वो प्रोपगेट करेगा विच रिजल्ट इन नर्व इंपल्स। अब ये क्या किस रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, ये जो ईपीएसपी जनरेट हुआ वो आगे जाकर के नर्व इंपल्स में क्रिएट हो सकता है, अगर न्यूरॉन होगा कॉन्ट्रैक्शन में बदल सकता है, अगर मसल्स होंगी
और सिक्रेशन में बदल सकता है अगर ग्लैंड हो, यानी कि अगले वाला जो काम हुआ वहां पे जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ वो क्या काम करा सकता है, अगला भी न्यूरॉन है तो इंपल्स के रूप में रहेगा, मसल्स है तो कांटेक्ट करवा देगा, और ग्लैंड है तो सिक्रेशन करा देगा। ये तो सिग्नल पहुंच गया। और आईपीएसपी क्या करेगा, स्टेबलाइजेस द पोस्ट जंक्शनल मेम्ब्रेन एंड रेजिस्ट डीपोलराइजेशन स्टिमुली, यानी कि अगर क्या करेगा, कोई न्यूरॉन ज्यादा काम करेगी उसे रोक देगा, है ना, मसल कांटेक्ट होगी तो हाथ को रिलैक्स कर देगा, और ग्लैंड को सिक्रीट कर रही होगी तो उसका सिक्रेशन को रोक देगा। ठीक है, उल्टा काम हो जाता है। बात समझ में आ गई। पोस्ट जंक्शनल एक्टिविटी चौथा स्टेप। नाउ पांचवा स्टेप, सारे काम हो गया, हमारा काम हमने करवा लिया अल्टीमेटली जो करवाना था, या तो हमें इंपल्स जनरेट करवानी थी या नहीं करवानी थी, या मसल को कांटेक्ट करवाना था या रिलैक्स करवाना था, ठीक है, या हमको ग्लैंड से सिक्रीट करवाना था या उसको रोकना था, है ना। एक्साइटेटरी में ये वाले काम होंगे, इनहिबिटरी में इसके सारे अपोजिट हो जाएंगे। हमारा काम हो गया। अब दिक्कत क्या, हमारा काम हो गया, अच्छी बात, ठीक है, हमारा काम हो गया। तो हमारा काम जो हो गया वो तो ठीक, लेकिन अब जो एक केमिकल यहां पर है, ये केमिकल को यहां से हटाना है ना भाई, ये केमिकल यहां रहेगा तो हमारा सिग्नल लगातार क्रिएट होता रहेगा, और जो दिक्कत वाला मामला है तो इस केमिकल को यहां से खत्म करना है। तो वही है लास्ट में हमारे पास हेडिंग है टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसमीटर एक्शन। जो हमारा ट्रांसमीटर है उसको क्या करना है, टर्मिनेट, खत्म करना है। तो देखो खत्म कैसे होता है, इसके 2-3 तरीके होते हैं, हम समझ लें इसको कैसे कैसे तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, ये जो ट्रांसमीटर है ये यहां से डिफ्यूज हो जाएंगे, ऑटोमेटिक यहां से निकल करके कहीं चले जाएंगे, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि ये वापस से क्या हो जाए, ये देखो ये आए और वापस से इसको रीअब्जॉर्ब कर लिया जाए, एक तरीका ये, तो भी यहां से खत्म हो जाएंगे। तीसरा तरीका क्या होता है कि इसको जो बाजू वाले सेल्स होते हैं ना, ये अपने अंदर लेकर के डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो 3 तरीके से, या तो खत्म हो जाएंगे, या डिफ्यूज होकर चले जाएंगे कहीं, या वापस से रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो इन 3 तरीके से ये जो केमिकल यहाँ रिलीज हुआ है ये यहाँ से हट जाएगा और ये वापस से यहाँ पर खाली हो जाएगा, अगले सिग्नल का वेट करेगा। क्लियर है बातें? ठीक है, अब इसको हम थ्योरी में देख लेते हैं फटाफट। तो क्या कह रहा है, देयर आर वेरियस मैकेनिज्म ऑफ टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसमीटर एक्शन। कई सारे क्या है इसके मैकेनिज्म है टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसमीटर एक्शन के, फॉलोइंग इट्स कॉम्बिनेशन विद द रिसेप्टर। रिसेप्टर से कॉम्बिनेशन होने के बाद द ट्रांसमीटर इज आइदर लोकली डिग्रेडेड, लोकली मतलब वहीं पर ही क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और इज मेनली टेकन बैक, और खास करके क्या वापस ले लिया जाता है ना इसको, ये देखो इसको खास करके क्या है वापस ले लिया जाता है, क्योंकि उससे हमारी एनर्जी की बचत होती है, नया बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इनटू द प्री जंक्शनल न्यूरॉन, वापस को ले लिया जाएगा प्री जंक्शनल न्यूरॉन में बाय एक्टिव रीअपटेक। एक्टिव बोल दिया, एनर्जी खर्च करेगा इसके लिए, वो एनर्जी खर्च करके इसको वापस खींच लेगा, ठीक है ना। एंड पार्टली डिफ्यूज अवे, या कुछ हद तक उसको डिफ्यूज कर देगा, बाहर भागो यहां से, ठीक है। स्पेसिफिक मोनोअमीन ट्रांसपोर्टर प्रोटीन लाइक नॉरएपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर, कुछ खास मोनोअमीन ट्रांसपोर्टर होते हैं, ठीक है, वो क्या काम करवाते हैं, इसको वापस लेने में हेल्प करते हैं, जैसे कि नॉरएपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर, ये क्या करेंगे, इसको वापस लेने में हेल्प करेंगे। डोपामाइन ट्रांसपोर्टर या सीरोटोनिन ट्रांसपोर्टर आर एक्सप्रेस्ड ऑन द एक्सोनल मेम्ब्रेन, ये एक्सोनल मेम्ब्रेन पे एक्सप्रेस हो रखे होते हैं, मतलब वहां पे मौजूद होते हैं फॉर दिस पर्पस। ये जो ऊपर पर्पस है, इस पर्पस के लिए एनईटी या एसईआरटी या डार्ट, ये खास तरह के रिसेप्टर से जो यहाँ मौजूद रहते हैं, जो इसको रीअपटेक में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। तो आओ देख लें अब, ठीक है, ये पूरे प्रोसेस होगी हमारे पास। और अब हमारे पास क्या है कि 3 टाइप से, अब ये यहाँ पे थोड़ा सा तुम लोगों को ये पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक और ये चीजें अभी समझने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, बस इसी टॉपिक को हम लास्ट में समझ लेंगे अभी कि पैरासिम्पैथेटिक क्या है और सिंपैथेटिक क्या है। फिलहाल ये समझो कि सिंपैथेटिक क्या है, वो सारी एक्टिविटी है जब हमको डर लगता है तो हमारी आंखें फैल जाती हैं, धड़कनें बढ़ जाती हैं, कांपने लगते हैं, तो ये सारी एक्टिविटी कौन करवाते हैं, वो सारी एक्टिविटी किस में आती है, सिंपैथेटिक में आ जाती हैं। और फिर जब हम वापस से नॉर्मल होते हैं तो वो सारी एक्टिविटी किस में आती है, पैरासिम्पैथेटिक में आती है। तो ये सिंपैथेटिक एक्टिविटी भी नर्व के द्वारा कंट्रोल की जाएंगी, और पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी भी, यानी कि डर लगा फिर वापस से नॉर्मल करना है, तो सिग्नल भेजे जाएंगे ना पूरी बॉडी में, वो सिग्नल देने का काम कौन करते हैं, न्यूरॉन करते हैं। तो हमने पार्ट में डिवाइड कर दिया कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, और कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो समझो द प्राइमरी ट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन, यानी कि जब बॉडी को नॉर्मल करना है तो वहां पे मेन ट्रांसमीटर कौन है हमारे पास, एसिटाइल कोलिन। तो देखो यहां पर जो मेन ट्रांसमीटर यहां पर जो भरा हुआ है इस समय कौन है, एसिटाइल कोलिन, विच इज एन ईस्टर, जो कि एक ईस्टर होता है, इज रैपिडली हाइड्रोलाइज्ड बाय अ स्पेसिफिक एंजाइम एसिटाइल कोलिनेस्टरेज। ये क्या है, वहां पे अपना काम करने के बाद एक एंजाइम होता है, वो इसको डिस्ट्रॉय कर देगा, खत्म कर देगा, जिसका नाम क्या है, एसिटाइल कोलिनेस्टरेज है। लोकेटेड स्ट्रेटेजिकली ऑन द सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये कहां लगा हुआ होता है एंजाइम, वही मेम्ब्रेन में मौजूद है। अ कॉमन को ट्रांसमीटर इज वैसोएक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड,
एक कॉमन को ट्रांसमीटर। देखो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट भी आगे आएगा कि हम लोग अभी तक क्या पढ़ते आ रहे हैं कि एक टाइम पर एक ट्रांसमीटर, बट ऐसा नहीं होता है। जब एक ट्रांसमीटर रिलीज होता है उसके साथ साथ में कई बार एक दूसरा ट्रांसमीटर भी रिलीज होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, को ट्रांसमीटर। मेन तो यही था, लेकिन साथ साथ में कई बार एक दूसरा भी रिलीज होता है, उसके भी कुछ काम होते हैं जो अभी हम देखेंगे। तो यहाँ पे को ट्रांसमीटर की भी बात चल रही है साथ साथ में। तो कह रहा है a common co-transmitter vasoactive intestinal peptide which on release diffuses slowly to be degraded by the peptidases। धीरे धीरे क्या होता है, ये डिफ्यूज हो जाएगा। ये यहां पर क्या हुए, एसिटाइल कोलिनिस्ट्रेस ने इसको देखो यहां तोड़ दिया, ये ऐसा था, फिर यहां ब्रेक कर दिया इसको, और जो दूसरा वाला था वो डिफ्यूज हो गया, और डिफ्यूज होने के बाद एक दूसरा एंजाइम जो था पेप्टाइडेजेस, उसने उसे क्या कर दिया, दूर ले जाकर के मार डाला, खत्म। चलो तुम आओ पहले, है ना। यहां से कहां गया, हाँ यहां से पकड़ा, डिफ्यूज हुआ, जो पेप्टाइडेज ने कॉलर पकड़ा, चल भाई बाहर, ठीक है, मार के खत्म। तो इनका काम खत्म तमाम इस तरह से हो जाता है। तो दोनों अलग अलग तरीके से, इसको एसिटाइल कोलिनिस्ट्रेस डिस्ट्रॉय कर रहा है, इसको पेप्टाइडेजेस डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे आते हैं, इट में एक्ट ऑन द सेम एज वेल एज नेबरिंग इफेक्टर्स, है ना। ये जो है सेम या तो उसी पर या बाजू वाले के इफेक्टर के ऊपर भी काम कर सकते हैं। अब सिंपैथेटिक की बात करें तो प्राइमरी ट्रांसमीटर एंड अमीन नॉर एड्रेनलिन, यहां पर जो मेन ट्रांसमीटर होता है वो कौन होता है, नॉर एड्रेनलिन होता है। यानी कि तुम्हारे पास क्वेश्चन कैसा आ सकता है कि भाई बताओ एसिटाइल कोलिन कैसे डिस्ट्रॉय होता है, यानी कि आफ्टर अपना काम करने के बाद, या वो पूछ सकता है कि नॉर एड्रेनलिन किस तरीके से आखिर में डिस्ट्रॉय होता है। इज लार्जली टेकन बैक, नॉर एड्रेनलिन डिस्ट्रॉय नहीं होगा, इसको मेनली क्या कर लिया जाता है, वापस ले लिया जाता है, ठीक है ना। तो नॉर एड्रेनलिन को वापस ही क्या कर लिया जाता है, मेनली ये वापस कम बैक हो जाते हैं। ओके, लार्जली टेकन बैक इनटू द न्यूरॉन बाय मेम्ब्रेन बाउंड नॉर एपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर, किसके द्वारा लिया जाता है, ये मेम्ब्रेन बाउंड जो एनईटी है, नॉर एपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर, ठीक है, एंड रिसाइकल्ड, और इसको रिसाइकल कर दिया जाता है, इस्तेमाल होने वापस अपना काम कर लिया जाएगा। ए माइनर फ्रैक्शन डिफ्यूजेस अवे, कुछ फ्रैक्शन इसका डिफ्यूज हो जाता है, चला जाएगा। वन ऑफ द को ट्रांसमीटर इज न्यूरोपेप्टाइड वाई, इसके साथ एक को ट्रांसमीटर न्यूरोपेप्टाइड वाई भी साथ साथ में क्या होता है, बाहर निकलता है। कहां गया ये न्यूरोपेप्टाइड वाई, क्या आ रहा है, बाहर आ रहा है इसके साथ साथ में, ठीक है ना। विच ऑन रिलीज मीट्स द सेम फेट एज वीआईपी, जो रिलीज होने के बाद उसका वही भविष्य है जो वीआईपी का। फेट मतलब भविष्य, वीआईपी का भविष्य क्या था, पेप्टाइडेज बाहर दूर ले जाकर के मार देगा, ठीक है। ओके, एक और होता है गैबेर्जिक न्यूरॉन, ठीक है ना। द अमीनो एसिड्स ट्रांसमीटर गामा अमीनो ब्यूटाइक एसिड रिलीज इनटू द सिनेप्टिक क्लेफ्ट इज पार्टली टेकन अप इनटू द न्यूरॉन बाय गाबा ट्रांसपोर्टर गेट। तो कई बार क्या होता है, इन दोनों के अलावा एक और न्यूरॉन है हमारे पास गाबा, कई बार ये वाला ट्रांसमीटर रिलीज होता है जहां से, तो ये भी क्या होता है, गेट के द्वारा वापस ले लिया जाता है, या कुछ हिस्सा इसका डिफ्यूज हो जाएगा, या कुछ हिस्सा ग्लायल सेल के द्वारा ले जाकर के इसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। तो ये तीन तरीके से वापस भी जा सकता है, डिफ्यूज होकर भी डिस्ट्रॉय हो सकता है, या ग्लायल सेल लेकर इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो देखो क्या कह रहा है, टेकन अप इनटू द न्यूरॉन बाय गाबा ट्रांसपोर्टर एज वेल एज इनटू नेबरिंग ग्लायल सेल, सम ऑफ इट्स डिसिपेटेड बाय डिफ्यूजन, या कुछ ग्लायल सेल इसको ले जाते हैं या कुछ पार्ट इसका डिफ्यूज हो जाता है। तो किस तरीके से अल्टीमेटली जो न्यूरोट्रांसमीटर निकले थे साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर, वो फाइनली हमारे खत्म हो गए और वो जगह खाली होगी वापस से अगले सिग्नल के लिए, ठीक है। अब बेटा को ट्रांसमिशन देखते हैं। को ट्रांसमिशन मतलब मैंने बताया ना, जब एक के साथ कोई दूसरा भी निकलता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, को ट्रांसमिशन। ये क्यों इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा आओ समझते हैं। द को ट्रांसमीटर इज स्टोर्ड इन द प्री जंक्शनल नर्व टर्मिनल, ठीक उसी तरीके से प्री जंक्शनल, जैसे एक मेन हो गया उसके साथ में एक को ट्रांसमीटर रहता है, यहीं पे स्टोर रहेगा प्री जंक्शनल में। ये एक्शन पोटेंशियल के लिए ना, पोटेंशियल के लिए सिग्नल इस तरह से रहता है, ठीक है। यहां पे ये स्टोर है अलोंग विद द प्राइमरी ट्रांसमीटर बट इन सेपरेट वेसिकल। प्राइमरी ट्रांसमीटर के साथ साथ सेकंड जो हमारे को ट्रांसमीटर वो भी स्टोर रहते हैं, लेकिन इनका पाउच अलग है, इनका पाउच अलग होता है। इन सम केसेस इन द सेम वेसिकल, ऐसा भी हो सकता है कुछ केस में दोनों एक साथ ही स्टोर हो। नर्व इंपल्स रिलीजेस बोथ द ट्रांसमीटर कॉन्करेंटली, जो नर्व इंपल्स होती है, इंपल्स आ रही है ऊपर से, दोनों को एक साथ रिलीज करवाती है कॉन्करेंटली, मतलब एक साथ, एक्टिंग ऑन इट्स ओन रिसेप्टर्स। द को ट्रांसमीटर मॉडिफाई रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द इफेक्टर टू द प्राइमरी ट्रांसमीटर। अब ऐसा हो सकता है कि जो को ट्रांसमीटर है ना, वो वापस से आकर के अपने ही रिसेप्टर पे आके एक्ट करेगी और क्या करेगी, जो मेन ट्रांसमीटर है उसको बढ़ा देगी, उसका रिलीज को बढ़ाने में हेल्प करती है, ऐसा हो सकता है।
तो कह रहा है नव इंपल्स रिलीज बोथ द ट्रांसमीटर कांग्रेस एक्टिंग ऑन इट्स ओन रिसेप्टर, ये फिर अपने ही रिसेप्टर पे काम करता है। द को ट्रांसमीटर मॉडिफाई द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द इफेक्टर, इफेक्टर की रिस्पॉन्सिवनेस को क्या करेगा, बढ़ा देगा। द प्राइमरी ट्रांसमीटर और सब्स्टिट्यूट फॉर इट, या उसके लिए सब्स्टिट्यूट का काम करेगा, या खुद वही काम करेगा जो प्राइमरी ट्रांसमीटर काम करता है। को ट्रांसमीटर में आल्सो एक्ट ऑन प्री जंक्शनल रिसेप्टर एंड मॉड्यूलेट द रिलीज ऑफ ट्रांसमीटर, या फिर ये क्या कर सकता है, वापस इस पे आकर के एक्ट करेगा और इसको रिलीज को क्या करेगा, मॉडिफाई कर देगा। ठीक है, तो ये इसका भी काम कर सकता है, वापस आके इस पे काम करके इसके रिलीज को बढ़ा सकता है। तो कोड ट्रांसमीटर के कई सारे काम होते हैं, इसीलिए कोड ट्रांसमीटर ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि सिंगल ही निकले, एक कोड ट्रांसमीटर हमेशा साथ में निकलता है। बात समझ में, दैट इज कॉल्ड को ट्रांसमिशन। क्लियर है? इट हैज बिकम एपरेंट दैट द क्लासिकल, नहीं इसको नहीं पढ़ना है, इसको डिलीट नहीं हुआ ये हमें लग रहा है। ठीक है, आगे आते हैं। ठीक है, इसको यहां पे छोड़ देंगे, इसकी जरूरत नहीं यहां पर। ठीक है, इसको छोड़ देंगे यहां पर, इसकी हमको यहां पर जरूरत नहीं है, इसको यहां से हटा देंगे। ये काटा मारा, ये काटा मारा। ठीक है, ओके, आगे आते हैं। अब देखो बच्चों, जो मैं बात कर रहा था, मैं यहाँ पे ये कुछ वो दे रखे हैं कौन कौन से होते हैं कोड ट्रांसमीटर, उसकी हमें जितनी ज़्यादा डिटेल में जरूरत नहीं है, उसको हटा देना है। आगे आते हैं। अब बच्चों समझो, जो हमने पढ़ा है ना न्यूरॉन्स, तो न्यूरॉन्स तो हमारी पूरी बॉडी में है, तो समझो जरा बात को। जो नर्वस सिस्टम है हमारी बॉडी का, मैं कह रहा था ना ये चैप्टर का एंड बहुत जरूरी है। जो नर्वस सिस्टम है हमारे पास, वो दो पार्ट में डिवाइड है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो हमारे पास हेडिंग भी है जो चैप्टर की, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सारा उसका न्यूरॉन्स है। अब पेरिफेरल को दो पार्ट में तोड़ा गया है, ऑटोनॉमिक और सोमेटिक। ऑटोनॉमिक क्या होते हैं, कम्युनिकेट विद द इंटरनल ऑर्गन एंड ग्लैंड्स। ऑटोनॉमिक में हमारे अंदर के जो ग्लैंड्स या ऑर्गन्स है उनसे हमारे नर्व्स क्या करते हैं, कनेक्ट होते हैं। सोमेटिक में कम्युनिकेट विद द सेंस ऑर्गन एंड वॉलंटरी मसल्स। ये वो सिस्टम है जिसमें ये मैंने हाथ हिला लिया, ये मैंने पलके झपका ली, ये मैंने हाथ से हाथ घुमा लिया। तो यानी कि जब हमारे नर्व्स हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन से कनेक्ट होते हैं जाकर के, और उनको कोई काम करने के लिए मजबूर करेंगे, वो भी सिग्नल के थ्रू करेंगे, तो वो हो गया ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जो वॉलंटरी वाला, जो हमारे कंट्रोल में है, वो भी, उनको भी कौन कंट्रोल कर रहा है, मैं हाथ हिलाना चाह रहा हूं भैया, इसका मतलब सिग्नल जा रहा है ना पूरा ये, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये सोमेटिक नर्वस सिस्टम। हर जगह, दोनों जगह क्या है, हमें न्यूरॉन्स की जरूरत होती है। अब ऑटोनॉमिक में क्या आता है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। अराउजिंग लिखा है, अराउजिंग मतलब जो हमारी बॉडी को, अराउजिंग मतलब सिंपल समझ लो, सिंपैथेटिक में तुम रास्ते में जा रहे हो, तुमने अचानक भूत देख लिया, शेर देख लिया और तुम डर गए हो। डर के बाद क्या क्या चीजें हो जाती हैं, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, पसीना छूटेगा, है ना, कई लोगों का पेशाब छूट जाता है और धड़कनें तेज हो जाएंगी, तमाम चीजें, वो सब अराउजिंग। और जब शेर चला गया, डर खत्म, तो बॉडी को नॉर्मल भी तो होना है, तो उसके लिए दूसरा केमिकल सिग्नल और न्यूरॉन्स की जरूरत पड़ेगी, तो वो ये वाला काम करेंगे। इसमें हमारे पास क्या आते हैं, सेंसरी एफरेंट नर्वस सिस्टम, सेंसरी इनपुट है ना, और ये क्या गया, मोटर इफरेंट। मतलब सेंसरी मतलब टच किया, सिग्नल हमारे पास गया, और यहां से सिग्नल जब आएगा तो इफरेंट। तो इस तरीके से ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमेटिक नर्वस सिस्टम भी हमारे किसके अंदर आते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आते हैं, जो हमारे चैप्टर की मेन हेडिंग है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और ये पूरा सिस्टम हमारा न्यूरॉन्स के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। किसके द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, न्यूरॉन्स के द्वारा। तो ये पूरा हमारा ब्रेन का सिस्टम है। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसको समझ लेना दिमाग में क्या है। पेरिफेरल मतलब यह सिस्टम सेंट्रल हो गया हमारा ब्रेन, और जो हमारे पीछे क्या जा रही है, स्पाइनल कॉर्ड। उसके बाद ये सारी नसें निकल रही हैं साइड साइड में, साइड साइड में क्या निकल रही हैं, सारी नसें निकल रही हैं। तो पेरिफेरल, पेरिफेरल की अगर हिंदी में जाएंगे तो हिंदी का मतलब भी होता है साइड में, थोड़ा बाहर की तरफ। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्या, हमारे नर्वस सिस्टम का डिवीजन। और पेरिफेरल का मतलब, सेंट्रल हो गया हमारा ठीक बीच में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और पेरिफेरल होगा हमारे साइड में, ये उंगलियां हैं, हाथ है, कान है, लिवर है, स्टमक है। ठीक है ना, ये सब पेरिफेरल में आ जाता है। क्लियर है बातें? तो इस तरीके से हमारे पास ये न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन खत्म होता है। और करना क्या है हमको, अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं अपने ऐप के बारे में, जो हमारा माइंड नर्चर ऐप है। ठीक है, बहुत सारी खूबियों से लैस है और बहुत सारे बेनिफिट बच्चे उससे उठा रहे हैं, और आपको भी उसका बेनिफिट लेना चाहिए। तो आओ उसके बारे में थोड़ी बहुत बातें जानते हैं। तो आओ जानते हैं अपने माइंड नर्चर ऐप के बारे में। तो यस, हमारे चैनल का जो नाम है माइंड नर्चर, उसी के नाम से अब ऐप आ चुका है, जो कि गूगल के प्ले स्टोर पे मौजूद है। ठीक है, लेक्चर के लिंक में भी उसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है, और चाहो तो डायरेक्ट कहां, प्ले स्टोर पे जाकर के उसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अब देखो YouTube पर लेक्चर्स एंड नोट्स
YouTube पर भी अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। जब मैं पहले से ही पढ़ा रहा था ये, तो मैंने बच्चों से प्रॉमिस किया था कि लेक्चर और नोट्स जैसे डाल रहा हूं मैं YouTube पर ठीक वैसे डालता रहूंगा, कोई चेंज नहीं आएगा। जितने लेक्चर मेरे ऐप में होंगे, जितने नोट्स मेरे ऐप में होंगे, उतने लेक्चर और नोट्स आपको YouTube पर भी मिलेगा। बट क्या चीज आपको YouTube पर नहीं मिलेगी, वो चीज है 1 मार्क्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस, जो 1 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। 1 मार्क्स क्वेश्चन में बेसिकली तुम्हारे पास क्या आते हैं, MCQ और फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है ना। ये तुम्हारे अब नए जो पैटर्न है उसमें नया एग्जाम पैटर्न है, ठीक है ना। उसमें MCQ और फिल इन द ब्लैंक्स आ रहे हैं, दोनों मिलाकर के 10 नंबर के ये आते हैं, 10 नंबर के ये आते हैं, ठीक है। प्लस 2 मार्क्स क्वेश्चन, यानी कि आप इतना सारा पढ़ेंगे, यहां वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा मैं 2 मार्क्स 3 मार्क्स 5 मार्क्स की, अगर केवल आप उतना ही पढ़ लेंगे तो पास तो गारंटी हो जाएंगे, ठीक है। और हाँ, जब डिटेल नॉलेज चाहिए होगी, ठीक है, तो उसके लिए पूरा लेक्चर पढ़ेंगे भी और समझेंगे भी आप लोग, मैं तो पढ़ा ही रहा हूं, ठीक है। और जिस बच्चे को केवल पास होना है वो केवल मेरा क्या करेगा, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेगा। लाइव क्लास होगी। अब मान लो मैं ये यूट्यूब पे लेक्चर को पढ़ा दिया है, अब वो कहीं कुछ तुम्हारा डाउट फंस गया है, ठीक है, तो वो कैसे कवर होगा वो, तो उसके लिए क्या होगा, लाइव क्लास होंगी। डाउट्स के लिए मैं आया करूंगा लाइव क्लास, जो कि अभी स्टार्ट ऑलरेडी हो चुकी है, बच्चे डाउट्स पूछ रहे हैं और क्लास चल रही है। सबसे बच्चों बड़ी चीज जो होने वाली है, MCQ टेस्ट की प्रैक्टिस। ये तो चलो एक बार को ठीक है, MCQ क्वेश्चंस की इतनी सारी प्रैक्टिस होने वाली है, हर लेक्चर से 15-20 क्वेश्चन, फिर पूरे चैप्टर से मिला करके 100-150 क्वेश्चन हो जाया करेंगे, जो कि तुम्हारे डी फार्म और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जिट एग्जाम के ऊपर बेस्ड होने वाले हैं MCQ क्वेश्चन। अब देखो समस्या क्या है, ये MCQ क्वेश्चंस का टेस्ट हम लोग कहां नहीं ले सकते, यूट्यूब पर नहीं ले सकते। अब यूट्यूब पे क्या होगा मैं बताता हूं, ऐसे में चल रहा हूं, क्वेश्चन लिखा होगा, 4 ऑप्शन लिखे होगा, मैं बोलूंगा बच्चों ये क्वेश्चन है, ये 4 ऑप्शन है, इसका आंसर ये है। मजा नहीं आएगा ऐसे, ठीक है ना। मजा कैसे आएगा, क्वेश्चन सामने होगा, तुम पढ़ोगे और तुम आंसर क्लिक करोगे, पढ़ करके सोच करके, वो मजा आएगा, उससे प्रैक्टिस होती है असली, ठीक है ना। तो ये सबसे बड़ा पार्ट आपको मिलने वाला है। फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में बात कर ही चुका हूं। रूटीन टेस्ट फॉर डी फार्म एंड एग्जिट एग्जाम, ओनली 40% मार्क्स चाहिए, सबको पता है। 100 में से सबको कितना चाहिए, 40 नंबर में पास हो जाओगे, ठीक है ना। तो रूटीन टेस्ट का क्या मतलब है, मान लो चैप्टर 1 किसी सब्जेक्ट का खत्म हुआ, उसका टेस्ट हो जाएगा, फिर चैप्टर 2 खत्म हुआ, उसका टेस्ट हो जाएगा, फिर कंबाइंड टेस्ट होगा एक किसका, चैप्टर नंबर 1 प्लस चैप्टर नंबर 2 का, फिर चैप्टर 3 मान लो खत्म हो गया, फिर उसके बाद एक कंबाइंड टेस्ट होगा 1 + 2 + 3, इस तरह से चलता रहेगा। एक टाइम वो आएगा 1 + 2 + 3, मान लो 13 चैप्टर है तो कंबाइंड टेस्ट हो रहे हैं। ये जो टेस्ट अगर बच्चा कोई मन से देता है, बहुत अच्छे मन से, तो मोर देन 95% उसका कहीं नहीं गया। और अगर बेमन से भी दे रहा है 20-30% तैयारी करके भी, तो 40% यानी कि 40 नंबर लाना, फिर उसके लिए फाइनल एग्जाम में बहुत आसान हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात बेटा, जो पढ़ाई होगी ना हमारा इस एग्जाम को टारगेट करके होगी, ठीक है ना। जो सब्जेक्ट तुम्हारे एग्जिट एग्जाम में आएंगे उसको टारगेट करके पढ़ाई होगी, यानी कि जब थ्योरी पढ़ोगे या क्वेश्चन अच्छे से कर ले जाओगे तो MCQ तो बहुत आराम से कर ले जाओगे, और MCQ जब बहुत आराम से कर ले जाओगे तो एग्जिट एग्जाम बहुत आराम से क्लियर कर ले जाओगे। बात समझ में आ रही है। और फीस बिल्कुल मिनिमल है, 1100 रुपए पूरे साल के लिए सभी सब्जेक्ट्स की। फर्स्ट ईयर पूरा साल सभी सब्जेक्ट 1100 रुपए, सेकेंड ईयर पूरा साल सभी सब्जेक्ट फिर से 1100 रुपए, यानी कि एक साल की फीस आपकी 1100 रुपए पड़ रही है। इस फीस को अगर आप अपनी कॉलेज फीस से कंपेयर करोगे तो ना के बराबर है। महीने का तुम्हारा 92 रुपए समथिंग पड़ता है जाकर के। इससे सस्ता, चीप और बेस्ट चीज आपको नहीं मिलने वाली है। उसके बाद भी अगर कोई क्वेरी है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है ऐप को लेकर के, ठीक है, या कुछ बच्चों को यह दिक्कत है, नोट्स का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है लेक्चर के, यूट्यूब के सभी लेक्चर, मेरा कोई लेक्चर ऐसा यूट्यूब पे नहीं है जिसमें मैंने नोट्स नहीं दिया है, ठीक है। जिन बच्चों को नहीं पता, डिस्क्रिप्शन से निकालना नहीं आता है, मुझे कॉल कर ले या किसी अपने दोस्तों से पूछ लें, ठीक है। उसके बाद भी कोई दिक्कत है तो बेझिझक बिना हिचकिचाए मुझे कॉल करें, डाउट क्लियर करें इस चीज को लेकर के, सर कैसे क्या है, ठीक है, मैं तुम लोगों को वो चीज बता दूंगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई। और सबसे बड़ी चीज, ये सब करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यस, रिवीजन। बिना रिवीजन के आप ये सारी चीजें नहीं कर पाओगे, यानी कि पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो रिवीजन जरूर 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 करना। मैं हमेशा कहता हूं रिवीजन ही है सिलेक्शन। रिवीजन करोगे तो लाइफ में हर एक चीज में अचीव पालोगे, हर एक चीज आपको अचीव हो जाएगी, ठीक है ना। तो क्या करते रहो, रिवाइज करते रहो और पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।